वाई पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इज सो मच इम्पॉर्टेंट। अभी जैसे हावल साहब ने बात की कि फ्लावर्स जो हैं, ये दूसरी प्रोडक्ट्स जो दूसरे क्रॉप्स हैं उनकी निस्बत हाईली डेलिकेट प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही जल्द मुरझा जाने वाली क्रॉप्स हैं। तो इनकी जो जितनी देर तक हम प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ पे अभी हमने इसमें एक हमारे सर्वे के मुताबिक ये 30 to 40% हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं, लेकिन बाज औकात ये 50% तक भी पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए जो है ना, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमने जो अपनी प्रोड्यूस है उसको हार्वेस्टिंग से लेके हमने मार्केट तक कैसे किन कंडीशन में पहुंचाना है कि जिससे लोग इससे ज्यादा फायदा उठा सकें और इसको ज्यादा एंजॉय कर सकें। क्योंकि एक बात ध्यान में रखें कि जो फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ये एक लग्जरी हैं, ये कोई फूड नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि हर बंदे ने इसको खाना नहीं है। ठीक है। तो जो बंदा इस पे पैसे स्पेंड कर रहा है, ठीक है, अगर फ्लावर बाय करने के लिए, तो उसको अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस नहीं देंगे, तो वो दोबारा तो आपके पास नहीं लेने आएगा फूल। तो इसलिए हमें अपनी जो प्रोड्यूस है उसको बेहतर से बेहतर क्वालिटी में तैयार करके और प्रॉपरली उसको पोस्ट हार्वेस्ट हैंडल करके उसकी जो बाद अज बर्दाश्त, जिसको तरोताजगी हम कहते हैं, उसको मेंटेन करने के बाद हम उसको अपने जो कस्टमर हैं उनको दे सकते हैं। जिससे ना सिर्फ हमारा जो जो काश्तकार हैं उनका तकरीबन 10 से 20% तो प्रॉफिट इजीली बढ़ जाता है। फिर जो हम अभी कह रहे हैं 30 to 40% लॉसेज हैं, तो अब ये देखें कि तीसरा हिस्सा हम जाया कर रहे हैं। सिर्फ हम वो तीसरा हिस्सा बचा के, तो हम वो सिर्फ सेल ही कर लें, तो अगर वो प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग अभी नहीं भी हुई, तो फिर भी आप देखें कि वो जो तीसरा हिस्सा प्रोड्यूस का जा रहा है, जितना प्रॉफिट ले रहे हैं उसमें 1/3 आप मजीद उसमें ऐड कर सकते हैं। जब दुनिया में इसके जो ऑलमोस्ट 10% के करीब जो है ना पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं, लेकिन हमारे उससे डबल से ज्यादा हैं। उसकी आगे रीजंस हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हमारे जो कस्टमर्स हैं ना, बेसिकली जो फ्लोरिकल्चर के या कट फ्लावर्स के कस्टमर हैं, उनके लिए एक मिनिमम जो स्टैंडर्ड जो सेट है दुनिया में, वो ये है कि जो जनरल कट फ्लावर्स हैं उनके लिए एटलीस्ट एक हफ्ता उनको उनके घर में जाके वो फ्रेश रहने चाहिए। तो अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि जब मैं अमेरिका में था, तो हमने वहां पे ये बकायदा पूरा एक ना प्रोजेक्ट किया कि अगर वो बाई बैक गारंटी दे रहे थे कि जो फ्लावर्स परचेज करते हैं, अगर एक हफ्ते से पहले मुरझा जाएं तो आप हमसे आके पैसे ले लें। तो अब उसमें तो ग्रोअर भी इन्वॉल्व है, उसमें होलसेलर भी इन्वॉल्व है, उसमें रिटेलर भी इन्वॉल्व है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, के कौन जिम्मेदार है वो पैसे पे करने का। ठीक है। तो अब उस पे फिर हमने बकायदा जाके जो जितने काश्तकार थे उनकी जितनी फैसिलिटी थी, जो प्रोडक्शन थी, उनका हमने सर्वे किया। वहां पे देखा कि इनकी हर चीज ऑप्टिमाइज्ड है, जो हम रिकमेंडेड हम दे रहे हैं हम उसके मुताबिक है या नहीं है। अगर उनकी मुताबिक है तो फिर हम देखते थे कि होलसेलर की भी ऐसे ही है और सिमिलरली रिटेलर जो है उनकी भी ऐसे ही है। तो एक दफा जब हम सर्वे कर रहे थे, तो वहां पे एक जगह पे इशू आ रहा था। तो वो जब हमने इशू चेक किया, तो इशू ये था कि वो जो होलसेलर था, उसके पास जिस कोल्ड स्टोर में वो फ्लावर्स रख रहा था, उसी में उसने बनानास भी रखे हुए थे, केले भी रखे हुए थे। अब आगे मैं जाके आपको बताऊंगा कि इनको इकट्ठे नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए। तो ये एक बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि बेसिकली दुनिया तो इस लेवल पे चली गई है कि बाई बैक गारंटी दे रही है, लेकिन हमारी क्वालिटी के जो फ्लावर्स हैं, अभी आगे हम चीज़ें देखेंगे, तो वो आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो फ्लोरिकल्चर की मंडी है वहाँ पे इस वक्त क्या हाल है। दूसरी बात यह है कि इसमें यह बात ध्यान में रखें कि दो तरह की हमारी लोकल मार्केट्स भी हैं। एक हाई एंड मार्केट है, एक लो एंड मार्केट है। तो अगर हमारा जो हमने सर्वे किया ना, हमने ट्रेनिंग भी करवाई, लोगों के पास गए सगिया मंडी में, पत्तों की मंडी में, तो वो लोग कहते हैं नहीं, यहाँ पे जितनी अच्छी क्वालिटी भी प्रोड्यूस कर लें तो हमें उसके जो है ना पैसे इतने ही मिलने हैं, रेट इतना ही मिलना है, तो फिर हम क्यों पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग करें। लेकिन जो लो एंड मार्केट में जाएंगे वहां पे तो वही रेट होगा, लेकिन जो हाई एंड मार्केट्स हमारी जो हमारे इस वक्त जो मेजर स्टोर्स हैं जहाँ पे ये फ्लावर्स मार्केट हो रहे हैं, वहाँ पे डेफिनेटली उसके ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। और लोग उससे जो वैल्यू एडिशन हो रही है उससे हाथ और हाथ बेनिफिट ले रहे हैं। ये तो कट फ्लावर्स के बारे में है। इसके अलावा कट फोलिजेस जो हैं, बहुत से खुशनुमा पत्ते हैं जो अरेंजमेंट्स में यूज होते हैं, तो वो भी 2 to 4 वीक्स उनकी ऑन एवरेज जो है ना वाज लाइफ होनी चाहिए। तो बेसिकली ये कैसे हो सकती है कि जब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ द प्लांट मटेरियल टू द प्रोडक्शन एंड देन टू द पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, कि सारा आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप हर चीज का ख्याल रखना है। क्योंकि जब आपकी प्रोड्यूस अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, तो उसको आप कभी भी थ्रू पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग उसकी क्वालिटी को बढ़ा नहीं सकते।
पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग से यू कैन जस्ट मेंटेन, आप उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं उसको फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आप उसको बढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहली बात ध्यान नशीन रखें कि जब हमारे पास प्रोडक्शन अच्छी आएगी तो उसी की फिर हम पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग भी अच्छी कर सकते हैं। और ये सब जरूरी है हमारे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, कि जब वो लोग जो फूल बाय करते हैं, जो आपसे परचेज करते हैं, उनको आप अच्छी क्वालिटी के लॉन्गर वाज लाइफ वाले फ्लावर्स देंगे तो देन दे विल कम बैक टू यू, वो दोबारा आपसे फूल परचेज करेंगे और दे विल एंजॉय दोज फ्लावर्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज वेल। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अ, थोड़ा सा हाउ वी कैन मेंटेन दैट क्वालिटी ड्यूरिंग पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। तो अभी जैसे मैंने आपको बात बताई कि सबसे पहले आपका प्लांट मटेरियल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्लांट मटेरियल जो आपने वैरायटी सेलेक्ट कर रहे हैं वो नई वैरायटीज होनी चाहिए। अब नई वैरायटीज में मसला जो हमारे पास आता है वो ये है कि हमारे मुल्क में आईपीआरस नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या ब्रीडर राइट्स को फॉलो नहीं किया जाता। तो इसलिए बहुत सी ऐसी वैरायटीज जो इस वक्त दुनिया में जो नई वैरायटीज डेवलप हुई हैं, जिनकी वाज लाइफ भी अच्छी है, जिनकी रेजिस्टेंस इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेज के खिलाफ भी बेहतर है, तो जो कीड़े मकोड़ों के खिलाफ ज्यादा मुदाफित रखती हैं, वो वैरायटीज स्टिल अभी हमें थ्रू प्रॉपर चैनल अवेलेबल नहीं है। कुछ दोस्त जाते हैं और ये वो ले आते हैं थ्रू हुक्स और क्रोक्स अपने बुकेज वगैरह बनवा के, लेकिन बेसिकली ऐसी चीज को हम प्रोपेगेट नहीं कर सकते, ये ऑफिशियली अनलॉफुल है, गैर कानूनी है। और इसको हम लोकली तो मार्केट कर लें तो कर लें, लेकिन इसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अगर हम उसको ब्रीडर्स राइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ख्याल नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें हाई क्वालिटी हमारे पास प्लांट मटेरियल होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस के बहुत सी जो फ्लावर्स हैं वो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस होते हैं, या हमारे बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे टेम्परेचर 40+ चला जाता है समर में। तो ऐसे एरियाज फॉर ईयर राउंड प्रोडक्शन जो है बहुत से फ्लावर्स के लिए वो फिट नहीं है। तो वही अगर हम ग्लैडियोलस की बात करें, ग्लैडियोलस हम अब पंजाब में भी लोग काफी इसको स्टेजरिंग करके तो काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए, साल के लिए उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो जो फूल आपके विंटर में और स्प्रिंग में आते हैं, जो मौसम सरमा में और जो आपके बहार में आ जाते हैं, सो बेसिकली उनकी वाज लाइफ जो है वो बेहतर होती है नेचुरली, क्योंकि उसमें फूड स्टोरेज ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। जबकि अगर वही क्रॉप या वही वैरायटी अगर आपने समर में ग्रो की है, तो ड्यू टू मोर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है, हाई ट्रांसपायरेशन रेट, ठीक है, हाई रेस्पिरेशन रेट, उसका जो है ना वाज लाइफ कम हो जाती है। तो ये हमें सारी प्रैक्टिसेस, फिर हमें बहुत से लोग जो है ना, हमारे दोस्त जो हैं वो फर्टिलाइजेशन उसको खाद तो देते हैं, लेकिन खाद जब उसको जरूरत नहीं है नाइट्रोजन की, जब फ्लावरिंग पे, तो उसको उस वक्त भी नाइट्रोजन दे देते हैं, जिससे सक्यूलेंस बढ़ जाती है और उससे भी उसकी वाज लाइफ जो है वो कम हो जाती है। जब आपने प्रोडक्शन देख ली, वैरायटी देख ली, तो उसके बाद फिर आगे स्टेप्स हैं सारे पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने जो मुख्तलिफ क्रॉप्स हैं, जो मुख्तलिफ फ्लावर्स हैं, उनको अपनी सही स्टेज पे हार्वेस्ट करना है। और ये हार्वेस्ट स्टेज कैसे हमें पता चलेगी? अकॉर्डिंग टू द मार्केट, कि हमने कौन सी मार्केट को भेज रहे हैं, कितना वो टाइम मार्केट पहुंचने तक लेगी, ठीक है, कौन सी कंडीशंस में हम उसको भेज रहे हैं, तो उसकी बेसिस पे हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्टिमल जो हैंडलिंग प्रोसीजर है हमारे, अभी मैं आगे ना ज्यादा ये चीजें मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करके तो मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं और दुनिया क्या कर रही है, तो हमारी यहाँ पे क्या कमी है, उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सी जो फार्मर्स मैंने अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में मैंने विजिट किए फ्लावर्स के, वो सारे जो अपने फूल हैं उनको हार्वेस्ट करके, एक तो हार्वेस्ट टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, या सुबह के वक्त करें या शाम के वक्त करें। हमारे अक्सर हार्वेस्टिंग दिन को हो रही होती है और उस वक्त टेम्परेचर हाई होता है, और उस वजह से भी उसकी वाज लाइफ रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। उसकी तरोताजगी पे ये नेगेटिव इफेक्ट डाल दिया। तो हैंडलिंग जो है वो पानी के अंदर होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, ज्यादातर फ्लावर्स जो हैं, उनको जूं ही हार्वेस्ट करते हैं उनको साथ उन्होंने बाल्टियां पानी की रखी होती हैं, जिसमें पानी नीचे होता है, साफ पानी और साफ बाल्टियां। ये साफ लफ्ज याद रखिएगा, ठीक है, कि साफ होनी चाहिए। डिसइंफेक्ट करते हैं उनको ब्लीच के सोल्यूशन से और रेगुलरली, और उनमें आपने अपने फ्लावर्स रखेंगे तो डेफिनेटली ये एक एक स्टेप करने से उसकी वैल्यू, जो वैल्यू है उसमें एडिशन होती जाएगी और उसकी वाज लाइफ जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं, कि जब आपने, अगर आपके फूल फर्ज करें मुरझा गए हैं, गर्मी थी, आपने फूल हार्वेस्ट किए, या हमारे अक्सर लेबर भूल जाती है उधर हार्वेस्टिंग करते हुए वहां पे रख दिए, ग्राउंड में ही रख दिए, ठीक है, या जहाँ पे फील्ड है वहां पे रख दिए हैं, तो वो मुरझाना शुरू हो गए हैं।
तो फिर उनको हम कैसे दोबारा एक दफा, एक हद तक काफी कैसे हम उनको रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, एक तो उसमें उनका स्टेम एंड जो है ना नीचे से काटते हैं, वो आगे मैं आपको बताता हूँ उसको क्यों काटते हैं, ठीक है, और कैसे काटना चाहिए। उसके बाद हाइजेनिक कंडीशंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको बात की कि ब्लीच सोल्यूशन की, तो जितना आपके स्केचुअर हैं जिनसे आप कटाई करते हैं, कैंचियां, ये चाकू, और जितनी आपकी जो बकेट्स हैं, बाल्टियां वगैरह, ये सारी डिसइंफेक्ट होनी चाहिए। और ये डेली जब आपका काम कंप्लीट हो उसके बाद 10% ब्लीच, ये नॉर्मल ब्लीच जो हमारे पास होती है, इसका 10% सोल्यूशन बनाते हैं, और उसमें इनको डिप करके अच्छे तरीके से पहले पानी से धो के, फिर एक दफा रिंस करके, फिर पानी से रिंस करके उसको उल्टा रखते हैं, जो सही तरीका है। लेकिन यहाँ पे अभी तक तो हमारे ये यूज ही नहीं हो रही, एक्सेप्ट अभी हमारे एक दो अच्छे जो ग्रोवर्स, हमारे पढ़े लिखे, हमारे बहजाद की तरह जो नए ग्रोवर्स हैं, जो अभी जिन्होंने कुछ सालों से अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो दे आर डूइंग दिस वन, सो विच इज अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है। उसके बाद एक बात याद रखें कि जब आपने फूल हार्वेस्ट कर लिए, तो फूल अभी जिंदा हैं। हार्वेस्टिंग के बाद भी ये जो कट फ्लावर्स हैं, दे आर लाइव प्रोडक्ट्स। तो उनको हम जितना देर तक, जितना जल्दी से जल्दी हम लो टेम्परेचर पे शिफ्ट करेंगे, फील्ड हीट रिमूव करेंगे, उनको लो टेम्परेचर पे रखेंगे, उतनी उनकी रेस्पिरेशन रेट कम हो जाएगा। जब रेस्पिरेशन रेट कम होगा तो उतनी वो जो उसके अंदर खुराक है वो कम यूटिलाइज होगी, और उतनी लंबे अरसे के लिए वो फ्रेश रहेंगे। तो ये आगे हम डिटेल से इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रिजर्वेटिव सोल्यूशंस, ये एक बड़ा जो है ना इम्पॉर्टेंट है। प्रिजर्वेटिव्स के इस्तेमाल से हम इनकी वाज लाइफ में 2 से 4 5 दिन तक भी इजाफा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये जो कमर्शियली अवेलेबल प्रिजर्वेटिव्स हैं वो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो इसके देखते हुए हमने अपना एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन बनाया है अपनी लैब में हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब जो है ना लोगों को हम दे भी रहे हैं। उसको टेस्ट भी हमने पिछले 4 5 साल काफी डिटेल में कर लिया है, और दैट इज नाउ अवेलेबल फॉर यूज। कि आप उसको, हम उसका आप कोशिश कर रहे हैं कि उसका वो ये जो आपका जिस तरह होता है टी बैग, इस तरह टी बैग्स बना दें, ताकि सिंपली आप वो टी बैग लें, अपने वाज में फ्लावर्स रखते हुए पानी साफ लें और उसमें डाल दें, तो दैट विल एक्सटेंड द वाज लाइफ, कि उससे आपके पौधों की वाज लाइफ बढ़ जाएगी। हाँ, उसके अलावा पैकिंग, पैकिंग के बारे में और ट्रांसपोर्टेशन, ये आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है ना प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स, ये मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं कि एक तो वैरायटीज का जेनेटिक मेकअप, क्या आया वो वैरायटी इस काबिल है कि उसकी बाज लाइफ ज्यादा है, या कोई ऐसी वैरायटी है जो स्टोरेज को भी नहीं बर्दाश्त कर सकती, जो ट्रांसपोर्टेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, या वैसे ही वो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद मुरझा जानी है, या वो पुरानी वैरायटीज हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर आईपीआर का मैंने आपको बता दिया कि ये ब्रीडर राइट है, कि जो वैरायटी हमारी, हमने ब्रीडर से लाइसेंस नहीं लिया हुआ, हम उसको नहीं प्रोपेगेट नहीं कर सकते, नए पौधे नहीं बना सकते। सिर्फ हम ग्रो तब कर सकते हैं जब हमने उनको रॉयल्टी पे की हो। तो अगर आपने एक्सपोर्ट मार्केट्स में जाना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फिर ग्रोइंग कंडीशंस, जहाँ पे आप ग्रो कर रहे हैं, अगर आपने कोई ग्रीन हाउस में ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे सर्दियों में हमारे फॉग आ जाती है, स्मॉग आ जाती है, ऐसी कंडीशन में अगर हम फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं तो उनकी वाज लाइफ कम होगी। टेम्परेचर गर्मियों में मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि कोई वैरायटीज जो सर्दियों में जिनकी वाज लाइफ ज्यादा होती है होगी, वो अगर हम उसी वैरायटी को हम गर्मी में भी प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसकी वाज लाइफ पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। न्यूट्रिशन का मैंने आपको बता दिया कि अगर खाद कम दी है, या फ्लावरिंग स्टेज पे आपने उसको ज्यादा नाइट्रोजन दे दिया है, तो इससे उसकी वाज लाइफ कम हो जाती है। डिजीजेज और इंसेक्ट पेस्ट, अभी ग्रे मोल्ड फंगस आती है, या कोई और भी डिजीज प्रोडक्शन में आ गई है, बॉटराइटिस वगैरह आ गई है, या आपके जो ना ह्यूमिडिटी ज्यादा थी, या कोई इंसेक्ट का जो थ्रिप्स वगैरह का अटैक हो गया खास तौर पे रोजेज पे, तो दैट आल्सो नेगेटिवली इफेक्ट द वाज लाइफ, उससे वाज लाइफ कम हो जाती है। सॉइल कंडीशंस, अगर आप सॉइल कंडीशंस वेल प्रोपराइज्ड हैं, ठीक है, लोमी सॉइल है, तो उसमें जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो दे विल हैव मोर फूड। मकसद ये है कि वो पौधों को जब ज्यादा खुराक मिलेगी तो दे विल हैव मोर कार्बोहाइड्रेट्स, और जब उस स्टेम के अंदर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे तो दैट विल स्टे फ्रेश फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरह टाइम ऑफ द डे व्हेन हार्वेस्टेड, ये मैंने आपको बता दिया है कि मॉर्निंग। अच्छा, इसमें ये बात ख्याल ज्यादा रखने वाली है, ऐसे फ्लावर्स जिनमें पानी ज्यादा इशू है, यानी कि हालो स्टेम होता है या उनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, टर्जिडिटी का मसला होता है, उनको मॉर्निंग में सुबह 10 बजे से पहले हार्वेस्ट करना चाहिए। जो फ्लावर्स जिनमें टर्जिडिटी का इशू नहीं है, जिनमें खुराक का या कार्बोहाइड्रेट्स का मसला है, तो उसको आपको
आफ्टरनून में 5 बजे के बाद हार्वेस्ट करना चाहिए। दोपहर के वक्त फूलों को हार्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप दोपहर के वक्त करेंगे तो उससे ट्रांसपरेशन भी ज्यादा होगी, पानी का लॉस पौधों से भी ज्यादा होगा, और रेस्पिरेशन रेट भी ज्यादा होगा, जिससे उनकी वाज लाइफ कम हो जाएगी। अच्छा, क्वालिटी ग्रेड्स क्या होते हैं? अभी एक तो फोटोग्राफ में ये देखें कि ये बहुत से फ्लावर्स ऐसे हैं ये कि जिनको हम अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी हमने जो ये सनफ्लावर्स पिछले को 7-8 साल से इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो अब नाउ अल्हम्दुलिल्लाह दे आर बीइंग मार्केटेड एज कट फ्लावर्स इन पाकिस्तानी मार्केट्स। लेकिन स्टिल अभी बहुत से फ्लावर्स ऐसे हैं। ये अभी मैरीगोल्ड आपको ऊपर नजर आ रहा है, जीनिया नजर आ रहा है। तो ये स्पेशलिटी कट फ्लावर्स, ये जब हमारी हमारी कट फ्लावर प्रोडक्शन पे बात होगी तो इस पे डिटेल से बात करेंगे कि बहुत सी ऑप्शंस हैं। आप मकसद ये है कि हमारा जो हमारी लैब का जो काम है, बेसिकली हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि हम लोगों को ऐसे अच्छी क्वालिटी के और सस्ते फ्लावर्स फ्राहम करें जिनसे लोग पैसे भी ज्यादा कमा सकें, और जो लोग एंजॉय करना चाहते हैं फूलों को वो भी ज्यादा एंजॉय कर सकें। क्योंकि अगर किसी को ओरिजिनल कलर्स पसंद है, ब्लू पसंद है, पर्पल पसंद है, या जो भी डिफरेंट कलर्स पसंद है, तो बाकी जो हमारे पाकिस्तान में पहले आपको पता है जो ट्रेंड चल रहा है वो बेसिकली, चूंकि हमारे पास सिर्फ रोजेज हैं, रोजेज थे, अब तो हर माशाल्लाह काफी फ्लावर्स आ गए हैं। लेकिन आज से 5-7 साल पहले तक रोजेज, हमारे गुलाब जो है, या ग्लैडियोलस है, या ट्यूब रोज है, तो इसमें हमारे पास सारे रंग अवेलेबल नहीं है। तो फिर क्या होता है कि हमारे दोस्त में मार्केट में पानी में रंग डाल के तो उसको करते हैं, जैसे कोई माल प्रैक्टिस है। इससे भी वाज लाइफ कम होती है, क्योंकि उसका वेस्कुलर सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाता है। जब वेस्कुलर सिस्टम ब्लॉक हो जाता है तो पानी अब्जॉर्ब करना पौधा फिर बंद करता है। उससे उसकी वो फूल जो है वो जल्दी मुरझा जाते हैं। तो क्वालिटी हम किस बेस पे हम उसको डिफाइन करते हैं? ठीक है, कि हमारी मार्केट मांग क्या रही है। सो बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो तने की लंबाई होती है। इसमें मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं। अगली स्लाइड में मैं आपको गुलाब की एग्जांपल दे के बताऊंगा कि उसमें कौन से ग्रेड में कैसे उसकी जो स्टेम लेंथ है उसको सिलेक्ट करते हैं। फिर स्टेम स्ट्रेंथ है, कि जब हम कट फ्लावर को डिफाइन करते हैं ना, तो उसको कहते हैं कि बेसिकली एक ऐसा जो फूल है जिस जो डंडी के साथ काटा हो, और जो डंडी है वो मजबूत होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो स्टैंड कर सके सीधी। ठीक है ना, और उसको विद स्टैंड कर सके। जब आप उसको अरेंजमेंट में लगाएं तो वो ये नहीं है कि वो सजदे में चली जाए। तो ये स्टेम स्ट्रेंथ जो है ना, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्टेम डेविएशन, ये भी उससे रेलेवेंट ये है कि, लेकिन इसमें यह है कि अगर आपकी प्रोडक्शन ठीक नहीं है, आपने स्टेकिंग नहीं किया है, तो उसमें टेढ़े स्टेम प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें भी एक स्टैंडर्ड है कि वो 20 डिग्री से कम होगा तो एक्सेप्टेबल होगा, अगर 20 डिग्री से ज्यादा हो गया तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। फिर फ्लावर डायामीटर, ठीक है, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पेटल्स, कि उसमें पेटल्स कितनी है। फिर नंबर ऑफ फ्लावर्स पर स्टेम, एक स्टेम पे मसलन ग्लैडियोलस वगैरह है या लिलियम है, तो उसमें आप देखें कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्लावर्स आर प्रेजेंट, कि उसमें कितने फ्लावर्स हैं एक स्टेम में। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये मैं अभी बात कर रहा था कि रोजेज की, तो इसमें ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, 1 से 10 स्टैंडर्ड्स हैं। तो उसमें आप देखें कि वो अपना उसमें मिनिमम लेंथ कितनी है, हर एक की 5-5 सेंटीमीटर से लेंथ डिफरेंट हो जाती है। जितनी स्टेम की लेंथ कम हो जाएगी 70 सेंटीमीटर से या 28 इंच से उसकी कम होती जाएगी, उतना उसमें जो है ना उसका ग्रेड जो है वो कम होता जाएगा फ्लावर का। सिमिलरली उसमें स्टेम स्ट्रेंथ मैंने अभी आपको बताई थी कि मैक्सिमम उसमें 20 डिग्री एंगल की परमिशन है, कि उससे ज्यादा अगर स्टेम टेढ़ा होगा दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ठीक है। और इसमें चूंकि होता ही एक स्टेम है, ये मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स जो है ना, ये दूसरे फ्लावर्स के लिए जिनमें इन्फ्लोरेसेंस होती है, जिसमें ऊपर बंच ऑफ फ्लावर होता है, ये वो ऐसी क्रॉप्स के लिए है, जैसे ग्लैडियोलस है, या स्टॉक है, या एंड्राइनम है। ठीक है, लिलियम है इसके लिए। दूसरा ये आप ये देखें कि नीचे ये 4 फोटोज दी हुई हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी मार्केट में अपना फ्लावर्स भेज रहे हैं, और उस फ्लावर मार्केट में पहुंचने के लिए उसको कितना वक्त दरकार है, और उस मार्केट की डिमांड क्या है। ठीक है। अगर आप स्टेज 1 पे जाएंगे तो इसको कहते हैं केएलएक्स फ्लेक्स स्टेज। तो केएलएक्स फ्लेक्स स्टेज जो है ना, ये स्टेज 1 वाली है। ठीक है। इस पे अगर आपने एक्सपोर्ट मार्केट में जाना है तो इस स्टेज पे आप हार्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इससे अर्ली स्टेज पे हार्वेस्ट कर लेंगे तो फिर फूल खिलेगा ही नहीं। केएलएक्स फ्लेक्स स्टेज क्या होती है? जब उसकी जो बाहर वाली ग्रीन पत्तियां हैं वो बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं, तो उसको केएलएक्स फ्लेक्स स्टेज कहते हैं। इसका एक और बेनिफिट भी होता है, ये अभी मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो है ये हाफ ओपन स्टेज है। बेसिकली ये हमारी
लोकल जो दूर दराज की मंडियां उनके लिए है, और तीसरी जो हमारी, ये बिल्कुल हमारी जो लोकल मंडी, अगर हमने फर्ज करें लाहौर में बैठे हैं या लाहौर के विसिनिटी में है तो हमने लाहौर में मार्केट करना है, तो हम इस स्टेज 3 तक कर सकते हैं। लेकिन स्टेज 4 जो है ये ओवर हो चुकी है। इस स्टेज पे आप फ्लावर्स को लोकल मार्केट में भी नहीं भेज सकते। तो शुरू वाली जो स्टेजेस हैं ये एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए, डिस्टेंट मार्केट्स में दूर दराज की मंडियों के लिए है, और जो नेक्स्ट वन है वो लोकल मंडियों के लिए है। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि अगर ये क्वेश्चन हमारे ऐसे ना दोस्त करते हैं जब हम मंडियों में जाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं हम कैसे पैसे ज्यादा ले सकते हैं अपनी अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करके। ठीक है, तो उसमें अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करने से पैसे बिल्कुल मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जब आप रेगुलर हों, कि आपकी आपकी प्रोड्यूस जो है या आपके फ्लावर्स जो हैं वो डेली मार्केट में जा रहे हैं। ये नहीं है कि एक महीने में साल में आए हैं और 2 महीने सोए रहे हैं फिर एक महीने आ गए हैं, तो इस तरह लोग उसको नहीं जानते। पर्टिकुलरली जब हम बात कर रहे हैं हाई एंड मार्केट्स की या एक्सपोर्ट मार्केट्स की। दूसरा उस पे जो प्राइस जो है ना वो उस पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कितनी है, कि उसकी स्टेम लेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं, ये सारी चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात जो है ना उसमें, कि हमारे अक्सर जो दोस्त, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो यही कहते हैं जी कि हम बेशक जितनी भी अच्छी क्वालिटी की प्रोड्यूस कर लें, हमें पैसे वही मिलने हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट है, जब आपकी अच्छी प्रोड्यूस होगी तो उसका डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट भी ज़्यादा मिलेगा। अब ये थोड़ी सी फोटोज देखें और इस पे ये रियलाइज करें कि जो अभी मैंने बात की है, ये आपकी लेफ्ट साइड पे ऊपर नीचे दो फोटोज हैं, एक एक्सपोर्ट मार्केट की है, एक हमारी एंड मार्केट की। तीसरी जो फोटो आपको राइट साइड पे नजर आ रही है, ये हमारी लो एंड मार्केट है, सगिया मंडी की है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो सगिया मंडी वाली है, इसमें किसी को क्या पता कि ये फूल जो आए हुए हैं ये किस के, आपका ना ऊपर लोगो लगा हुआ है, ना आपके आपने अपने डब्बे में बंद करके भेजे हैं, ना आपका जो है ना उसका कोई ब्रांड बनाया है। तो हाउ यू कैन गेट दैट रिकॉग्निशन और वैल्यू ऑन योर प्रोडक्शन? और ये ऊपर वाली जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए, एंड दिस इज द राइट वे हाउ यू कैन पैक एंड हाउ यू कैन मार्केट योर रोजेज इन द इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट्स। कि आप देखें स्लीविंग भी हुई है, ब्रांडिंग भी हुई है, और ये जो नीचे आपको पैकिंग नजर आ रही है, ये सारी पैकिंग ऐसी है जिसके नीचे प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन भी डाला जाता है, ताकि फूल को नीचे से आहिस्ता आहिस्ता खुराक भी मिलती रहे। तो दिस इज द राइट वे, कि जिससे आप अपनी प्रोड्यूस की ज्यादा जो है ना प्रोडक्शन उससे वैल्यू ले सकते हैं। एक हमारा यहाँ पे जो बड़ा मसला होता है वो जो हमारे जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद आता है, ये बेसिकली मार्केटिंग का इशू है, कि हम लोगों की कंप्लेंट्स को, जो हमारे कस्टमर है उनकी कंप्लेंट्स जो होती हैं उनको एड्रेस नहीं करते हैं। लेकिन इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए और इनको एड्रेस करना चाहिए। ये अभी जो फोटोज आप देख रहे हैं राइट साइड पे, ये हमारी पत्तों की मंडी की फोटोज हैं। ये 2022 में हमने वहाँ पे एक वर्कशॉप करवाई, तो वहाँ पे चूंकि हमने हॉलैंड से भी एक्सपर्ट्स बुलाए हुए थे, तो हमने उनको यही बताया कि बेसिकली ये बंच जो है 50 फूलों का, ये 200 रुपये का सेल कर रहे थे। ठीक है, टिंग हो रही है यार भाई। तो बेसिकली इसमें 200 फ्लावर्स, 200 रुपीज का, ये 50 फ्लावर्स का बंच दे रहे थे। जब हमने खोला तो इसमें सिर्फ 6 या 7 फूल जो है ना वो हमारे पास ऐसे थे जो मार्केटेबल थे। बाकी किसी के नीचे तीला लगा हुआ था, कोई टूटा हुआ था, किसी का स्टेम टेढ़ा था, तो वो मार्केटेबल ही नहीं थे। तो अब जो बंदा वो 50 फ्लावर्स ले रहा है, वो 6 या 7 फूलों के आपको वो 200 रुपया दे रहा है। तो अगर सारे 50 फूल उसी क्वालिटी के कम से कम हो जाएं, तो एटलीस्ट आप उसी प्राइस को आप उससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दूसरा हम इसमें क्या कर सकते हैं, बीइंग फ्लावर ग्रोअर्स, हमें चाहिए कि अक्सर औकात हमें अपने फ्लावर्स मार्केट में जाके, जब हम अपनी ब्रांड के तौर पे भेज रहे हैं, तो हम उसको खुद जाके भी बाय करना चाहिए। कि हम देखें कि अच्छा ये प्रोड्यूस, कहीं हमारा जो रिटेलर है उससे जाएं और वो मार्केट में फ्लावर्स बाय करके तो आप अपने घर में रखें या अपने किसी दोस्त को दें। तो उसको फिर देखें कि वो घर में कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या वो फ्रेश रह रहे हैं या नहीं है, या उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह भी हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं। तीसरी बात उसमें जो है ना, हमें अपने क्लाइंट्स को भी विजिट करना चाहिए और उनसे भी फीडबैक लेनी चाहिए कि उन्होंने कैसे हमारे फ्लावर्स बताया। बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट्स में तो ये रेगुलर एक फीचर है, लेकिन हमारे चूंकि यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए लेकिन ये हमें करना पड़ेगा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में जाना चाहते हैं।
अब आते हैं टेक्निक्स की तरफ। ये थोड़ा सा मैंने आपको बैक भी दिया है ओवरव्यू के कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब हम आते हैं कि हम कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम अपनी जो फ्लावर्स की वाज लाइफ है उनको बढ़ा सकते हैं। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से फूलों की जो तरोताज़गी है वो कम हो जाती है आफ्टर हार्वेस्ट, कि उनको कटाई के बाद। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मसला, जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये है कि फूलों का जो तने होते हैं वो नीचे से ब्लॉक हो जाते हैं। जब हम कटाई करते हैं ना तो वो ब्लॉक हो जाते हैं, और उसकी वजह से फूलों को बेशक बाद में पानी में भी रख दें तो पानी वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जज़ब नहीं कर सकते। तो उसमें क्यों वो ब्लॉक हो जाते हैं? एक तो नीचे से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, गंदी कैंची यूज कर ली, आपका पानी गंदा है, आपकी जो है ना वो बाल्टी गंदी है, उस वजह से वो ब्लॉक कर देगा उसको। ठीक है। दूसरा उसमें से, जिस तरह हमारे अल्लाह ने सलाहियत रखी हुई है कि जब हमें कोई कट लग जाए तो उसके ऊपर वो जो है ना वो बन जाता है, ऐसा ऐसा क्लॉग हो जाता है। ठीक है, बंद हो जाता है वो कट, जो है उंगली पे अगर लग जाए। तो इसी तरह अल्लाह ने पौधों में भी सलाहियत रखी है कि वहां पे उनको वो कट लग जाए तो वो कुछ केमिकल्स एक्सूड करते हैं, वो बाहर निकालते हैं, जिससे वो ऊपर से उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, वो जख्म को सील करने की कोशिश करते हैं। उस वजह से भी जो है ना वो ब्लॉकेज हो जाती है। तीसरा उसमें जो होता है वो एयर बबल्स होते हैं, इसको एयर एम्बोलिज्म कहते हैं। अगर आपने तने को काटा हवा में तो वो पानी, जिस तरह पानी ऊपर खींच रहा था तो उसने हवा खींच ली, वो हवा का एक दो जो जर्रा होता है वो स्टेम के अंदर चला जाता है, जिस वजह से भी ब्लॉकेज हो जाती है। तो हमने इसको रिमूव करना है। ये कैसे करना है आगे हम सीखेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद पानी का ज़िया जो होता है, कि धूप में रख दिए फूल, बड़े देर पानी से बाहर पड़े रहे तो उससे पानी का ज़िया हो जाता है, उस वजह से भी फूल मुरझा जाते हैं। तीसरी बात कि अगर आप उसको, एक तो कटाई से पहले उसमें खाद नहीं थी, ठीक है, उसके बाद जब वो हो गई तो उसके बाद हमने उसको प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में नहीं रखा, उसको खुराक ही नहीं दी कटाई के बाद, तो वो रेस्पिरेशन तो चल रही है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन भी हो रही है, तो अल्टीमेटली उस वजह से वो मुरझा जाते हैं। चौथा डिजीज है, ज्यादा इसमें जो डिजीज आती है वो बॉटराइटिस आती है, वो भी आगे मैं आपको दिखाता हूँ वो क्यों आती है और कैसे हम उसको कंट्रोल कर। पांचवी जो चीज है एथिलीन गैस, वो अभी जो केले वाली मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, वो उसमें एथिलीन इज द कल्प्रेट। ठीक है, तो वो अभी हम इसके बारे में भी आगे फिर डिस्कस करते हैं कि उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। अब पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? हार्वेस्ट स्टेज, ये हार्वेस्ट हैंडलिंग प्रोसीजर्स, फिर उसके बाद एथिलीन सेंसिटिविटी है, ये जो गैस के बारे में भी बात कर रहे थे। फिर हमने फूलों को स्टोर कैसे करना है, खुश्क स्टोरेज करनी है या पानी में रख के करनी है, पानी में रखनी है तो कौन सी करनी है। एक हमारे दोस्त पत्तों की वगैरह में लोग पानी में रखते हैं, लेकिन वो नहीं है, ठीक है, वो तो नुकसानदेह है। ठीक है, तो वो हमने कैसे करनी है। फिर उसका कितने अरसे तक कौन सी फसल को हम या कौन से फूल को हम स्टोर कर सकते हैं। फिर प्रिजर्वेटिव जो है इसके लिए गजाई महलूल जो है वो कौन से होने चाहिए। एक तो है काश्तकार कौन सा गजाई महलूल यूज कर सकता है, होलसेलर कौन सा कर सकता है, और रिटेलर या फ्लोरिस्ट जो है वो कौन सा कर सकता है, जो इवेंट मैनेजर है। तो ये हर एक के लिए डिफरेंट है। ठीक है, और ये बेसिकली ये चीजें बड़ी साइंटिफिक हैं, और ये चीजें एक एक चीज जो है ये फाइनल जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और उसकी वाज लाइफ है उसको अफेक्ट करती है। फिर वाज वाटर क्वालिटी, कभी हमने ये सोचा है कि हम जिस पानी में फूलों को रख रहे हैं, अगर रख ही रहे हैं, वैसे तो हम रखते ही हैं, अगर रख रहे हैं तो वो पानी की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो इस पे बारे में भी हम अभी बात करेंगे। फिर बंचिंग, बंचिंग मैंने अभी आपको बताया वो 50 फूलों के बंच वाला, तो हमें बंचिंग कैसे करनी चाहिए वो हम देखेंगे। ग्रेडिंग किस बेस पे होती है, ठीक है। स्लीविंग क्या होती है? स्लीविंग होती है पॉलीथीन शीट में रैप करना। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे जो प्रोग्रेसिव एक दो ग्रोअर्स हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। ऐसे ही बंडल बना के, और बंडल जहाँ वो बंच जो होता है 10 12 या 25 का होता है, हमारा शुरू ही 50 से होता है। तो अल्टीमेटली जब आप उतना लोड उस पर डाल देते हैं तो उस पर जो है ना उसकी क्वालिटी तो रास्ते में डिटेरियोरेट हो जाएगी मार्केट पहुंचने से पहले पहले ही। और उसके बाद पैकेजिंग, कि पैकेजिंग कैसे करनी है, दुनिया में कैसे हो रही है और हम कैसे कर रहे हैं। सिमिलरली स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, और आखिर पे फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो अभी हमने बात की उसके बारे में बात करेंगे। हार्वेस्ट स्टेज का मैंने आपको बताया कि एक तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी मार्केट में भेजना है। अगर आपने दूर वाली मंडियों में भेजना है तो थोड़ा सा अर्ली उसको बड स्टेज पे, या रोजेज के सिलसिले में उसको केलस फ्लेश स्टेज कहते हैं, जो कार्नेशन है उसके पेंट ब्रश स्टेज कहते हैं, जो ग्लैडियोलस है उसको 1 to 2
फ्लोरेट शोइंग कलर स्टेज कहते हैं, इस बेस पे आप उनको हार्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने लोकल मंडियों में करना है तो फिर थोड़ा सा खिला हुआ लूज बड स्टेज पे करते हैं। जैसे कि हमारी लोकल मंडी है, पत्तों की मंडी में जो फ्लावर मार्केट होते हैं उनको तकरीबन बर्ड या सेमी बर्ड स्टेज उसको कह लें, उस पे हार्वेस्ट करते हैं। जो हमारी सगिया मंडी है, चूंकि वो लाहौर के साथ है, वो डायरेक्टली डेली उनका यूटिलाइज होना होता है, तो वो थोड़ा सा लेट हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है। हार्वेस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द आफ्टरनून, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि दोपहर को नहीं हार्वेस्ट करना, सुबह करें या शाम को करें। आपका जो कैंची है या चाकू है वो शार्प होना चाहिए, ताकि जितना वो ठंडा होगा उतना उस पर वो ज्यादा जख्म करेगा, और जब ज्यादा जख्म होगा तो वहां पे ज्यादा चांसेस हैं कि ज्यादा वहां पे जो हशरात हैं या माइक्रोब्स हैं, जरासीम है, वो वहां पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज का भी आपने ध्यान में रखना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे यहाँ पे हार्वेस्ट जब फूल काटते हैं लेबर वगैरह, तो वो जमीन पे रख देते हैं। जमीन पे नहीं रखने चाहिए। जब आप जमीन पे रखेंगे या गंदी सरफेस पे रखेंगे तो वो सारे जितने माइक्रोब्स हैं या जरासीम हैं वो उसको नीचे से ब्लॉक कर देंगे और उसको बीमार कर देंगे। इसलिए उससे उसकी वाज लाइफ कम हो सकती है। और बहुत ज्यादा अर्ली भी हार्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने रोजेज को केल एक्सफ्लेक्स डे से पहले ही हार्वेस्ट कर लिया तो उस पे उसकी गर्दन टेढ़ी हो सकती है। ये दो क्रॉप्स का मैंने मुआवजा दिया है। वही जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि पहली जो है वो बहुत अर्ली है, उस पर करेंगे तो फूल खिलेगा ही नहीं। दूसरी जो है दूर दराज मंडियों के लिए है, तीसरी जो है वो लोकल मंडियों के लिए है, और चौथी ओवर हो चुकी है, उसका वाज लाइफ कम होगी। सिमिलरली आगे कार्नेशन के बारे में भी शेयर किया होगा। अच्छा, बर्ड स्टेज की भी बात कर रहे हैं, तो बर्ड स्टेज पे हार्वेस्टिंग करने का हमें क्या फायदा होता है? सो बेसिकली एक तो ग्रोइंग टाइम कम हो जाता है, ज्यादा हम नंबर ऑफ क्रॉप्स ले सकते हैं रोजेज में सेम स्पेस से, ग्रीन हाउस वगैरह से। और दूसरा, प्रोडक्ट की पैकिंग डेंसिटी बढ़ जाती है हमारे यहाँ, और तरह डेंसिटी बढ़ाई जाती है, वो अगली स्लाइडों में आप देखेंगे तो महसूस होंगे उससे। ठीक है, लेकिन ये है कि बेसिकली उसका तरीका ये है कि आप उसको बर्ड स्टेज पे हार्वेस्ट करें तो उससे ज्यादा नंबर ऑफ फ्लावर्स पर एक पैक पैक में या बॉक्स में आप पैक कर सकते हैं। फिर इससे चूंकि बर्ड स्टेज होती है, खिली नहीं होती, तो जो पत्तियां होती हैं उन पे मैकेनिकल कोई डैमेज भी नहीं होता, वो खराब भी नहीं होती हैं। फिर उससे चूंकि बंद है अभी, तो उससे पानी का लॉस भी कम होता है, डेसिकेशन नहीं होती है। फिर इससे शिपिंग कॉस्ट कम हो जाती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ फ्लावर्स आप एक पैक में रख लेंगे। ठीक है, और इससे हैंडलिंग भी इजियर हो जाती है। ये इसके बेनिफिट्स है। उसके बाद हैंडलिंग, हैंडलिंग का जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ही हार्वेस्ट करें कोशिश करें कि विद इन मिनिमम टाइम जो है ना आप इसको अपनी जो प्रोसेसिंग रूम है या शेडी एरिया है या आपका कोई कमरा है जिसमें आप उसको प्रोसेस करके मार्केटिंग के लिए तैयार करते हैं, वहां शिफ्ट कर दें। जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी उसकी क्वालिटी प्रिजर्व हो जाएगी। फिर वहां से ले जाके आप उसको एक तो फील्ड हीट रिमूव करनी है। जब आपने अगर आपने लेबर आपके फूल हार्वेस्ट कर भी रही है तो ग्रीन हाउस में भी, या अगर खुली जमीनें हैं तो उसमें भी आप उसको किसी दरख्त के साए के नीचे रखें, शेड के अंदर फूलों को रखें, जमीन पे नहीं रखने हैं। ठीक है। और उसके बाद उनको जब आप बाल्टियों में रखें तो उसमें साफ अच्छी क्वालिटी का पानी इस्तेमाल करें। अक्सर हमारे यही होता है कि पास से खाला गुजरा है तो खाले का पानी डाल लेते हैं, तो उससे भी वो जो वेस्कुलर सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है। इसलिए आपने साफ पानी और साफ बाल्टियां इस्तेमाल करनी है। ठीक है, जितनी आप फूलों की हिफाजत करेंगे उतना ही उनकी बाज लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। बाज औकात किसी वजह से, किसी लेबर की गलती की वजह से अगर फूल विल्ट हो गए हैं, मुरझा गए हैं, तो उसके लिए आप क्या करें कि आप अपने फूलों को लें, वहां पे जब आपने शेड में ले आए हैं तो पानी को नीम गर्म करें, जिसको ल्यूक वार्म वाटर कहते हैं, 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अपने जो फूल हैं उनके नीचे वाले तने को 1 इंच जो है नीचे से काट दें, और तिरछा काट लगाएं नीचे। और उन फूलों को पानी में रख के उसको ल्यूक वार्म वाटर जो है वो नीम गर्म पानी जो है उसमें आप रख दें, तो चंद घंटों में, 2-4 घंटों में फूल दोबारा जो है ना वो फ्रेश हो जाते हैं। और अगर वो फ्रेश हो जाएंगे फिर आप उन्हें प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहजाद अगर ज्वाइन किया हुआ है या उसकी टीम ने, तो ये आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी है। मुझे जो है ना मेरे पास थी ये जरबरा के लिए खास तौर पे ना, इसमें सोल्यूशन भी कम यूज होता है, और इसको आप अपने फ्लावर्स को इजीली रिहाइड्रेट कर सकते हैं। ये वही रिहाइड्रेशन जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो उसमें
सिर्फ नीम गर्म पानी रखेंगे तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे। बाज़ दफ़ा आपको जो अपना जो सोल्यूशन है उसमें कुछ पीएच भी लो करनी पड़ती है, उसलिए एसिडिफायर यूज होते हैं, जिस तरह सिट्रिक एसिड वगैरह। तो उसमें थोड़ा सा आप डाल दें, 150 to 200 पार्ट्स पर मिलियन जो है, ठीक है, तो उससे उसका पानी का अपटेक बढ़ जाता है। एक बात याद रखें कि इस स्टेज पे आपने उसमें चीनी इस्तेमाल नहीं करनी, शुगर इस्तेमाल नहीं करनी, कार्बोहाइड्रेट नहीं देने, क्योंकि इस वक्त उसको पानी की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की नहीं है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स देंगे तो पानी की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी है ना टेक्निक है, वो एथिलीन सेंसिटिविटी को रिड्यूस करना है। एथिलीन है क्या? बेसिकली ये गैस है, और ये गैस जो है ये प्रोड्यूस कैसे होती है? धुएं से, सिगरेट से, या आपके कोल्ड स्टोर में फ्रूट्स पड़े हुए हैं, सब्जियां पड़ी हुई हैं, वो गल सड़ रही हैं, उससे ये गैस पैदा होती है। फलों की पकने के लिए ये गैस जरूरी होती है, ठीक है, बाज फलों के लिए। लेकिन फूलों के लिए जो जहर जो कातल है, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी मिकदार भी इसकी आपके कोल्ड स्टोर या आपके फूलों के पास होगी, तो उससे क्या होगा कि फूलों की पत्तियां गिरना शुरू हो जाएंगी, और अल्टीमेटली उसकी क्वालिटी या पत्ते गिरना शुरू हो जाएंगे, और क्वालिटी जो है डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आपने इस गैस को अवॉइड करना है। और कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये जो गले सड़े फूल, गले सड़े जो मुरझा रहे हैं फूल वो, या गले सड़े फल या सब्जियां, ये उसके साथ, या इवन फ्रेश फ्रूट्स भी आप उसके साथ नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये जब तक आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे, अल्टीमेटली फ्लावर्स आपके जो है ना वो उनकी बाज लाइफ जो है वो कम हो जाएगी, उसकी जो तरोताजगी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसको, अच्छा, एक आपको पता है कि हमारे बहुत से फूल हैं या काफी फूल हैं जो इससे सेंसिटिव है, तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं? जब आप उनको हार्वेस्ट करें, लैब में ले आए या अपने शेड में ले आए, तो वहां पे एक कंपाउंड है सिल्वर थायोसल्फेट, ठीक है। आप उसका सोल्यूशन बना के उसमें 2 ml, 100 लीटर वाटर में सिर्फ 2 ml डालते हैं, तो वो उसको डाल के आप 2 से 12 या 24 घंटे तक, आप ज्यादातर 5-6 घंटे तक भी रख सकते हैं, आप उसमें रखें, तो उससे फूलों के खिलाफ, फूलों में इस गैस के खिलाफ मुदाफियत आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स भी हैं, 1 MCP है, वो भी वो सिल्वर थायोसल्फेट से भी इफेक्टिव है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ी सी टेक्निक चाहिए होती है। तो ये चूंकि केमिकल के सूरत में अवेलेबल होता है, तो ज्यादा लोग इसी को यूज कर रहे हैं। लेकिन 1 MCP जो है वो गैस है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, और इससे बेहतर है। अ, एक अमाइनो ऑक्सी एसिटिक एसिड है, वो भी इसी पर्पज के लिए यूज होता है। तो ये अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, या आप अपने फूलों को एसी वाले कमरे में रखेंगे, लो टेम्परेचर पे रखेंगे, तो उससे काफी हद तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एथिलीन का जो इशू है। ये करती क्या है एथिलीन? बेसिकली ये एब्सियन कर देती है, जो पत्तियां और जो फूल होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। जब गिरना शुरू हो जाते हैं तो अल्टीमेटली उसकी फ्लावर की जो स्टेम की क्वालिटी है, वो आउटलुक जो है वो कम हो जाती है, और फूल मुरझाना शुरू कर देता है। तो इस वजह से हमें अपने बहुत से फूल, कुछ फूल हैं जैसे ग्लैडियोलस है, वो इससे इनसेंसिटिव है, तो उसको रख भी दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसमें एथिलीन का इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इवन देन आपको जितने ज्यादा फ्लावर्स हैं उनको अगर आप उससे एथिलीन से बचाना चाहते हैं, तो उसको आपको इस इन चीजों से एक तो ट्रीट करना पड़ेगा, दूसरा लो टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, तीसरा सैनिटेशन है कि आपने सफाई का ख्याल रखना है, वहां पे कोई धुआं ना हो, वहां पे कोई ये जो आपके फ्रूट या वेजिटेबल जो है वो मुरझा ना रहे हो या वैसे ना पड़े हो, जो फूल गल सड़ रहे हैं उनको रिमूव कर दें। इस तरह आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग एंड बंचिंग। ये आगे हम कैसे करते हैं ये तो आगे मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, लेकिन ये देखें छोटे छोटे से टूल हैं जो मैंने, ये दो तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखे थे, ऊपर ये स्टेम एंड कटिंग वाला जो है ये अमेरिका में था। तो ये बहुत सी ग्रोअर्स ने ना वहाँ पे जो काश्तकार हैं वो भी बहुत सियाने हैं, उन्होंने खुद कई चीजें ऐसी डेवलप कर ली हुई हैं अपने तजर्बे से, जिसको अब वो इंडस्ट्री ने यूटिलाइज करवा दिया दूसरों के लिए। तो ग्रेडिंग किस बेस पे करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि यूनिफॉर्मली डिवाइड फ्लावर्स होने चाहिए। ये नहीं है कि जो हमने कटाई की है सारी इकट्ठी करके तो मंडी में भेज दें, तो फिर आपको फूलों के पैसे को नहीं मिल रहे, वो जितने मिल रहे हैं वही लो एंड मार्केट में जो रेट होता है वही मिलेगा। लेकिन अगर आप उसकी ग्रेडिंग करेंगे कलर की बेस पे, उसकी फ्लावर की डेवलपमेंट की बेस पे, उसकी बीमारी और कीड़ों से पाक होने की बेस पे, किसी डिफेक्ट की ना होने की बेस पे,
ठीक है, या स्टेम के डायामीटर की बेस पे जब आप करेंगे तो फिर आप उसको पैसे भी ज्यादा ले सकते हैं और आप उससे उसकी बाज लाइफ को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो फूल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात है ना, डेवलपमेंट स्टेज क्या है कि अभी या केल एक्सट्रैक्ट स्टेज है या सेमी ओपन स्टेज है या ओपन स्टेज है। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ओपन स्टेज वाला फूल आप बीच में रख देंगे तो उसमें तो वैसे ही पहले मुरझा जाना है। तो उस फिर यूनिफॉर्मिटी तो नहीं होगी ना, तो ग्रेडिंग इसी की बेस पे करते हैं कि आप उसको ग्रेड 1 2 3 क्लास 1 2 3 कर लें। तो इस तरीके से आप उसकी ग्रेडिंग करें जिससे आप जो क्लास ए है उसका रेट और है, क्लास बी है उसका रेट और है, क्लास सी है या ग्रेड सी है उसका रेट और है। तो इसकी बेस पे आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। वही पैसा जो मंडी में लोग कुछ करते हैं उसकी सिर्फ ग्रेडिंग करके, इवन वेजिटेबल फ्रूट्स में भी ऐसा ही होता है, तो वो पैसे ग्रोअर खुद भी कमा सकते हैं अगर थोड़ी सी इस पे मेहनत कर लें। फिर बंचिंग, हमारे यहाँ पे 50 50 रोजेज का बंच होता है, इसी तरह मैं ग्लैड का तो 100 100 का होता है। लेकिन जनरली जो रोजेज हैं 10 12, मैक्सिमम 25, इससे ज्यादा नहीं रखे जाते। 10 12 या 25 उनका बंच बनाया जाता है। जबकि जो ग्लैड्यूलस है उसका आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि वो 50 50 फूलों का, क्योंकि वर्टिकल उसके फ्लोरल बॉक्स होते हैं जिसमें पैक होता है, तो 50 50 फूल जो है ना वो इकट्ठे रखे जाते हैं। तो बेसिकली जब आपने बंचिंग कर ली, उनको नीचे से स्टेम एंड को काट के फिर उसको प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रख दें। अगर आप ग्रोअर हैं तो फिर आप 6 से 8 घंटे के लिए रख सकते हैं, या शाम को हार्वेस्टिंग की है तो सुबह तक रख सकते हैं। अगर आप होलसेलर हैं तो फिर आप 1 से 2 दिन 12 से 24 घंटे तक रखते हैं। अगर रिटेलर हैं तो फिर आप उसका सोल्यूशन डिफरेंट होता है, उसमें आप जो है ना 2 4 5 दिन तक 7 दिन तक भी रख सकते हैं जब तक आपके वो मार्केट नहीं हो रहे। फ्लोरल प्रिजर्वेटिव्स आ गए हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है वो फ्लोरल प्रिजर्वेटिव है कि ग़िज़ाई महलूल हमने प्रोवाइड करना है। जब आपने काट लिया तो पौधे से खुराक मिलनी तो उसको बंद होगी, लेकिन वो तो स्टिल लिविंग है, अभी जिंदा है, तो उसको खुराक तो चाहिए। तो वो खुराक देने के लिए हमें कुछ सोल्यूशन इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो उसकी वाज लाइफ को बढ़ा देते हैं। अब उसमें दुनिया में दो बड़ी कंपनीज हैं जो इस वक्त ज्यादा कमर्शियल फ्लोरा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं प्रिजर्वेटिव्स फ्लावर्स के लिए। एक फ्लोरा लाइफ है, एक क्राइसल है। लेकिन दोनों के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी मेरे लिए। जब मैं अमेरिका में था तो मैंने इनसे कहा कि ये आपके प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप हमें प्रोडक्ट्स दें, पाकिस्तान में भी लोगों को देने हैं। तो वो कहते हैं नहीं, आपके तो उधर हम नहीं बिजनेस करते, तो आप इंडिया से ले लें। तो फिर मैंने अपने प्रोफेसर से जब डिस्कस किया तो हमने कहा कि क्यों ना हम इस पर थोड़ी सी वर्किंग खुद करेंगे, हम अपना प्रिजर्वेटिव बनाने की कोशिश करें। तो उससे फिर हमने काम शुरू किया। हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया जो हमारे लोकली भी इधर अवेलेबल हैं। तो बेसिकली उसकी बेस पे फिर हमने अपना प्रोडक्ट बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, पागलोमिया यूनिवर्सल फ्लावर फूड के नाम से। तो वो दैट इज ऑलमोस्ट एट पार। ठीक है, जो इनके कुछ में इससे बेहतर है, कुछ में इनसे थोड़ा सा कम है, इट वेरीज स्पीशीज टू स्पीशीज। तो उस पे हम जो है ना आजकल हम वर्किंग कर रहे हैं। तो ये होता क्या है, इसमें एक तो कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है। मैंने आपको बताया कि हमने खुराक प्रोवाइड करनी है। खुराक का सोर्स क्या है, वो शुगर है। ठीक है, वो हमने उसको देनी है। कुछ लोग इसमें मैंने सुना है लोगों से भी, वो कहते हैं हम नमक डाल देते हैं। नमक नहीं डालना चाहिए, नमक से तो ब्लॉक हो जाएंगे वेस्कुलर सिस्टम। तो शुगर है। ठीक है। दूसरा इसमें यह है कि अगर आपने बड स्टेज पे फूल हार्वेस्ट किए हैं तो फिर आप उसको फूलों की ओपनिंग के लिए, उसको कहते हैं बड ओपनिंग सोल्यूशन, तो वो भी आप डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिए आप उसको यूज करके तो उसकी प्रॉपर ओपनिंग कर सकते हैं। फिर इसमें दूसरा होता है बायोसाइड्स। बायोसाइड होते हैं एंटी माइक्रोबियल, कि अगर आपकी कैंची पे कोई माइक्रोब था, अगर आपकी बाल्टी पे कोई माइक्रोब था, या आपके पानी में कोई माइक्रोब था, तो जब आप ये सोल्यूशन उसमें डालेंगे तो वो उसको किल कर देगा। तो इससे वो आपके स्टेम जो है, फ्लावर्स के स्टेम है, उनको ब्लॉक नहीं करेगा, जिससे ब्लॉकेज नहीं होगी। तो वो उनकी वाज लाइफ बढ़ जाएगी। तीसरा, ये एसिडिफाई करता है सोल्यूशन को, सोल्यूशन की पीएच को कम करता है। वो क्यों जरूरी है? जब इसकी जो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन होता है इसकी पीएच 3.2 to 3.5 होनी चाहिए। हाईली एसिडिक है ये। एसिडिक होगा तो वाटर अपटेक ज्यादा होगी, एसिडिक नहीं होगा तो पानी की एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टेम से बहुत कम होती है। इसलिए ये सारा रोल है जो इसको प्ले करता है। और फिर इसके साथ अभी हमने एथिलीन के अगेंस्ट हमने बात की थी सिल्वर थायोसल्फेट की। तो हम इसको सिल्वर थायोसल्फेट को भी इसमें मिक्स कर सकते हैं जरूरत हो, कि अगर हमारा फ्लावर सेंसिटिव है एथिलीन से। ठीक है। 3 डिफरेंट टाइप्स के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हाइड्रेटर्स, होल्डिंग या पल्सिंग, और वास प्रिजर्वेटिव्स। हाइड्रेटर जो होते हैं, सो बेसिकली ये फार्म लेवल पे ग्रोअर्स यूज करते हैं
इसमें शुगर नहीं यूज करते, एसिडिफायर और एंटी माइक्रोबियल होता है। जबकि होल्डिंग या पल्सिंग सोल्यूशन जो होता है ये होलसेलर्स यूज करते हैं, इसमें शुगर भी होती है, और ये 24 to 48 आवर्स के लिए यूज होता है। ठीक है। वास सोल्यूशन जो है वो रिटेलर्स या कंज्यूमर्स जो आपके घर में भी आप यूज कर सकते हैं, कि आपको साशे दे दें या आपको टी बैग दे दें, आप जब फ्लावर्स अपने वास में रखें उसके साथ आप उसको रख के उनकी वाज लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। पैकेजिंग। अच्छा, पैकेजिंग में अब ये एक दो फोटोज आ गई हैं, ये दो तो पत्तों की ही हैं। एक कराची के लिए जब आप फूल भेजते हैं तो ये लकड़ी के अभी भी इसमें जाते हैं, और फिर इसके साथ बर्फ लगाते हैं, विच इज डेडली फिटल फॉर द रोजेज। ये इंतहाई नुकसानदेह है। ठीक है, अभी वो बताता हूँ मैं आगे कि वो क्यों नुकसानदेह है, लेकिन एक वो है। दूसरा, ये हमारी जो लोकल मंडियां हैं उनमें जाने के लिए भी ये आप देख रहे हैं नीचे लकड़ी के भी हैं, और स्पेंट बॉक्सेस यूज होते हैं, कि कोई बाटा के डब्बे हैं, कोई और स्पेंट कोई किसी चीज के डब्बे हैं, तो उन्हीं में बगैर उसमें कोई होल नहीं है वेंटिलेशन के लिए, ठीक है, या एयर सर्कुलेशन के लिए, और उसमें हम पैक करके उनका गला दबा के फिर हम उनको मंडियों में भेजते हैं। तो जबकि ऊपर आप देख लें कि अभी ये आगे मैं आपको सारी फोटोज उसकी दिखाऊंगा, कि ये देखेंगे दिस इज द वे, राइट वे, हाउ यू नीड टू पैक द रोजेज एंड मार्केट एंड टू द एक्सपोर्ट मार्केट्स। बंच बना लिए, प्रिजर्वेटिव से ट्रीट कर लिया, तो फिर आपने ये देखना है कि कौन सा पैकेजिंग आपके लिए इजी है, इजीली अवेलेबल है, और आपको डिजायर्ड साइज उसका अवेलेबल है। ठीक है। लाइट इन वेट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि ऊपर नीचे अगर स्टेक करें तो ये नहीं नीचे वालों का अर्क नहीं निकल जाए। ठीक है। चीपर होना चाहिए, जो अफोर्डेबल भी हो, इजीली अवेलेबल हो थ्रू आउट द ईयर, ताकि आप उसको बना सकते हैं। आजकल फ्रूट्स के लिए इतने बना रहे हैं, हमने फ्लावर्स के लिए अपने बनवाए हुए हैं, तो वही जो डब्बे हैं वो आप उसको यूज कर सकते हैं, जिससे आप फ्लावर्स को ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो उसकी जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि वो जैसी अच्छी क्वालिटी में आपने प्रोड्यूस किए हैं उसी क्वालिटी में वो मंडियों तक पहुंच जाए या आपके कस्टमर तक पहुंच जाए। ठीक है। तो उसमें डिफरेंट जो स्लीव्स हैं, पॉलीथीन स्लीव्स भी हैं, फाइबर बोर्ड्स भी हैं, फाइल्स भी हैं, वो सारी यूज हो रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कोरूगेटेड बॉक्सेस हैं। कुछ में प्लास्टिक बॉक्सेस भी हैं। अभी हमारे मुल्क में वो तो बड़ा मुश्किल है अभी अभी स्टार्ट करना, क्योंकि जितनी देर तक हम एक्सपोर्ट पे नहीं जाएंगे वो डिफिकल्ट होगा। लेकिन जो फाइबर बोर्ड्स हैं, कोरूगेटेड फाइबर बोर्ड के जो बॉक्सेस हैं, दे कैन बी यूज्ड विद लाइनिंग ऑफ पॉलीथीन शीट्स। अच्छा, ये एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए, पर्टिकुलरली जरबराज के लिए, ये जो ना प्रोकोना और इस तरह के जो ना आजकल यूज हो रहे हैं, तो इसमें क्या है कि नीचे वाली जो बकेट है इसमें प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन डाल देते हैं, और ऊपर आपने बकायदा उसकी अरेंजमेंट करके ग्रेडिंग करके अपने फ्लावर्स रख के नहीं अभी देखो उसने अभी हर बदल गया। तो आप उसको लो टेम्परेचर पे रख देते हैं। ये देखें जी, ये मेरे पास रोजेज आए थे एक्वाडोर से, अमेरिका में, जब मैं पोस्ट डॉक कर रहा था। तो मैंने ये इसकी कुछ फोटोज ली जस्ट आप लोगों को शो करने के लिए, शायद आज के दिन के लिए ही थी। तो बेसिकली आप देखेंगे ये 12 फ्लावर्स एक बंच में पैक हैं, और हर 4 फ्लावर्स के नीचे उन्होंने एक कुशनिंग मटेरियल दिया हुआ है, ताकि उनकी क्वालिटी खराब ना हो। तीसरा बात आप देखेंगे पॉलीथीन स्लीविंग की हुई है। चौथी बात, उस पर कोरोगेटेड बॉक्स से उसको कवर किया हुआ है। पांचवी बात आप देखेंगे उसमें नीचे उन्होंने एक शीट डाली हुई है। वो जो गत्ते का डब्बा है उसके अंदर जिस तरह बटर पेपर होता है इस तरह की एक शीट थी, ताकि वो गत्ते का डब्बा जो है वो भी स्टेम से पानी ना चूसे। तो ये जब तक हम इस क्वालिटी पे नहीं जाएंगे या इस तरीके पे नहीं जाएंगे, हम एक्सपोर्ट मार्केट्स में नहीं जा सकते। तो ये आप देखें, इसी तरह रोजेज जो हैं, अगर आप कहें जी इस तरह तो डब्बे में थोड़े आते हैं, तो ये नीचे जो रेड रोजेज वाली फोटो है इसमें आप देखें कि उन्होंने लेयर्स बनाई हुई थी। मसलन आपने ग्रेड बनाए, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि मैं ग्रेड बनाए, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो ग्रेड 1 वाले जो हैं उनको लॉन्गर स्टेम वाले होंगे, उनको ऊपर आप रख सकते हैं। ग्रेड 2 वाले, लेकिन ज्यादा ग्रेड मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन 1 A B C 2 से 3 आप उसको मिक्स कर सकते हैं। और उसमें भी देखेंगे गत्ते के डब्बे उन्होंने रख के उसको कुशनिंग दी हुई है, ताकि आपस में उनकी ब्रूजिंग ना हो। जबकि हमारी लोकल मंडियों में ये देख लें, बाटा के डब्बे, फिलिप्स के राड वाले डब्बे ग्लैड के लिए, और ये लकड़ी के डब्बे जो है ना इवन पैक्स यूज हो रहे हैं, विच आर नॉट गुड। पैकेजिंग हो गई जी। अब उसके बाद है या तो मार्केट कर देंगे या आप स्टोर करेंगे। अगर मंडी में रेट कम है तो फिर आप, आपकी प्रोड्यूस अच्छी क्वालिटी की है, आपने प्रॉपरली पोस्ट हार्वेस्ट हैंडल कर ली है, तो फिर आप उसको 7 to 14 डेज तक स्टोर भी कर सकते हैं। कुछ क्राफ्ट्स में स्टोरेज नहीं हो सकती, कुछ में 3 दिन तक हो सकती है, कुछ में 7 से 14 दिन तक हो सकती है। ये हमने पिछले 3 सालों में पार्ब और जो पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड है और
PRC के तावन से हमने ना दो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो उसमें हम डिफरेंट फ्लावर्स की यही चीज़ ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि कौन से फ्लावर को हम ड्राई स्टोर कर सकते हैं, कौन से फ्लावर्स को हम पानी में रख के स्टोर करेंगे। पानी में रखने का मतलब ये है कि उनकी स्टेम एंड जो है वो नीचे पानी में होंगी, बाकी फ्लावर ड्राई होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम ड्राई भी यूज कर सकते हैं और फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। और 7 से 14 दिन टेम्परेचर जेन में रखना है कि ज्यादातर कट फ्लावर्स के लिए तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है ना वो दी बेस्ट है। अगर आपका कट फोलिएज है तो फिर आप उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्रॉपिकल फ्लावर्स हैं लाइक एंथुरियम, उसके लिए 10 से ऊपर होना चाहिए। 10 से नीचे रखेंगे तो वो चिलिंग इंजरी हो जाएगी। ड्राई स्टोरेज के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के फ्लावर लें, पानी में रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको काटें, ला के उनको डब्बे में पैक करके उनको स्टोर कर दें। ठीक है, जब आप निकालेंगे उसको फिर बर्ड ओपनिंग सोल्यूशन में रखेंगे तो दे विल हैव गुड क्वालिटी, सेम क्वालिटी एज द फ्रेशली हार्वेस्टेड फ्लावर्स। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर फ्री मॉइस्चर प्रेजेंट है, आपने सुबह सुबह फूल हार्वेस्ट किए, शबनम पड़ी हुई थी, वो आपने रिड्यूस नहीं, ऊपर से रिमूव नहीं की, तो गीले फ्लावर या जिस तरह पत्तों की से अभी मैं आपको आपको फोटो दिखाता हूँ इस तरह फ्लावर हार्वेस्ट की, उसके ऊपर पानी डाल दिया, फिर आपने उसको पैक करके आपने स्टोर कर दिया है, या आपके कोल्ड स्टोर में बिजली की लोड शेडिंग हुई है, तो जनाब वो कभी टेम्परेचर 10 चला गया, कभी 4 रहा, तो इससे जो है ना उसकी क्वालिटी भी अफेक्ट होगी और उसकी जो वाज लाइफ है वो भी कम हो जाएगी। तो ये बातें जो है ना बड़ी जरूरी है जेहन में रखने वाली। जो अगर आप वेट स्टोरेज करनी है तो इस तरह ये देखें, सामने फोटो में नजर आ रहा है पानी, जो बाल्टियां हैं उसमें आपने पानी डाल के उसमें आपने इनको स्टोर करना है, पूरी वो पिछली टेक्निक्स इस्तेमाल करने के बाद। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि जिस स्टोर में आपने फ्लावर्स रखने हैं वहां पे एप्पल, बनाना या मैंगोज नहीं होने चाहिए, यानी सेब, केला या जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कोशिश करें कोई भी ना हो। दूसरा, वहां पे सफाई का ख्याल रखें, हर तीसरे दिन दूसरे दिन उसको फर्श को ब्लीच सोल्यूशन से एक दफा साफ करें। तीसरी बात, उसमें कोई प्लांट डेब्रिज नहीं होना चाहिए, गले सड़े पत्ते या कोई चीज ऐसी जिससे एथिलीन प्रोड्यूस हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। चौथी बात, अगर आपके कोई ऐसे फ्लावर्स पड़े हैं जो मुरझा रहे हैं तो आपने उनको टाइमली उनको रिमूव कर दें। अगर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वहां पे एथिलीन बिल्टअप हो जाएगी, एथिलीन बिल्टअप होगी तो वो फ्लावर्स मुरझाना शुरू कर दें। हाँ, इसके अलावा अगर आपने प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन यूज किया है तो कोशिश करें 2-3 दिन बाद उसको भी, अगर आपने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टोर करना है तो आप उसको चेंज करते रहें। और इसको अपनी बकेट्स, अपने जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं, जितनी सर्फिस हैं, उनको ब्लीच 10% ब्लीच सोल्यूशन बना के, ठीक है, 1 लीटर में आप 100 ml डालेंगे, ठीक है, तो उसमें आप डाल के तो आप उससे वॉश करें। टेम्परेचर, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग में टेम्परेचर टेम्परेचर जो दर्जा हरारत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने आप फूलों को, जो हमारे सब ट्रॉपिकल फ्लावर्स हैं, जितना आप इनको लो टेम्परेचर पे रखेंगे उतनी उनकी रेस्पिरेशन रेट कम होगी, और जितना रेस्पिरेशन रेट कम होगा, अम्ल तनफस कम होगा, सांस लेने का अमल स्लो होगा, उतनी ही उसकी वाज लाइफ लंबी होगी। ठीक है, तो ये सामने एग्जांपल्स हैं जरबरा की और कार्नेशन की। आप देख लें कि ये तजर्बा हमने किया जिसपे जो है ना मुख्तलिफ टेम्परेचर पे फ्लावर्स रखे हुए हैं। तो इन्हीं इन्हीं टेम्परेचर पे अगर आप रखेंगे तो जरबरा का 17 डेज के बाद आप देख लें कि रूम टेम्परेचर पे रखा है तो वो बिल्कुल पहले का खत्म हो गया हुआ है, 20 वाला भी खत्म हो गया है, लेकिन 10 वाला और 0 वाला बेहतर है। ठीक है, फ्रेश है अभी। तो सिमिलरली कार्नेशन, अभी हमने, आप दूसरी जो हमारी क्रॉप्स हैं इन्हीं पे अभी भी हमारी लैब में एक्सपेरिमेंट्स लगे हुए हैं, यही हम चीजें इस पे टेस्ट कर रहे हैं कि हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज द पोस्ट हार्वेस्ट handling of each and every flower so that we can have good quality produce with longer vase life for not only for local markets, for also for export markets। ये जो अभी मैंने आपको बताया कि एंथुरियम एंथुरियम पाकिस्तान में तो अभी हो ही नहीं रहा, सिर्फ अभी वेरी गुड बहजाद ने अभी स्टार्ट किया है, पहला क्रॉप उसने लगाई है, तो इंशाल्लाह बड़ी जल्द वो मार्केट में वो भी दस्तयाब होगा। तो ये उसके लिए है कि बेसिकली उसकी स्टोरेज जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होनी चाहिए। जब आप लो टेम्परेचर पे उसको स्टोर करते हैं तो उसकी जो पेटल्स होती हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाती है, जिसको चिलिंग इंजरी कहते हैं। इसलिए आपने ये भी ज़हन नशीन में रखना है कि हेलिकोनिया है, बर्ड ऑफ पैराडाइज है, एंथुरियम है, तो उसके लिए स्टोरेज टेम्परेचर 10 या 10 से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं Recording ट्रांसपोर्टेशन। stopped. ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली हम वो मुल्क हैं
जहाँ पे आप देखें कि हमारे मंडियों में या हमारी दुकानों पे फ्लावर्स धूप में पड़े होते हैं, सब्जियां फल भी ऐसे ही पड़े होते हैं, और जूते जो होते हैं वो हम एयर कंडीशन शॉप्स पे सेल करते हैं। लेकिन हमें ये ट्रेंड चेंज करने की जरूरत है। फ्लावर्स आर हाईली डेलिकेट, मोर डेलिकेट देन द शूज एंड द अदर स्टफ। तो हमें उस पर देखना है कि हमने उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। अभी जो आइसक्रीम रीफर ट्रक्स Recording हैं in progress. लो टेम्परेचर वाले, बेसिकली इस स्टेज पे आप इसको हार्वेस्ट उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें टेम्परेचर आपने तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें, और कोशिश करें कि फ्लावर्स के साथ को फ्रूट्स या फल या सब्जियां उस रीफर में नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, ये होगी थी सारी, ये जो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। अब ये प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, अभी हमने शुरू में बात की थी जब, तो उसमें हमने बात की थी एयर एम्बुलिज्म्स की, कि हवा दाखिल हो जाती है। फूल आपने, लेबर ने या किसी ने फूल काटा तने के समेत, तने वो जाइलम जो होती है एक्सपोज हुई, उसमें से हवा अंदर एंटर हो गई। हवा एंटर हो गई तो वो तकरीबन नीचे वाले 1 इंच के अंदर अंदर ही ना एक हवा का बुलबुला उस नाली में फंस जाता है, जिस वजह से आप उसके बाद आप उसको पानी में भी रखेंगे तो पानी तो ऊपर जा ही नहीं सकता, दरमियान में तो हवा अटकी हुई है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि कोशिश करें कि जो स्टेम है, जब आप कटाई करें तो दोबारा आप उसको अंदर अपने शेड वगैरह में ले गए हैं तो वहां पे जाके आप उसको दोबारा उसके नीचे 1 इंच काट दें, और पानी के अंदर रख के काटें ऐसी स्पीशीज जिसमें, ऐसे फूल जिनमें ये मसला होता है। तो फिर आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें लो टेम्परेचर यूज करें, नीम गर्म पानी यूज करें, तो उससे आप काफी हद तक ये एयर एम्बुलिज्म वाला जो फिनोमेना है या ये प्रॉब्लम है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, फिजियोलॉजिकल प्लगिंग, मैंने अभी आपको बताया था, वो उंगली पे कट लगने वाला, ये वो चीज़ है कि अगर किसी वजह से वो जख्मी हो गए हैं प्लांट सेल्स, तो वहां पे नेचुरली अल्लाह ने उस पर सलाहियत रखी है कि पौधा कोशिश करता है कि मैं इसको, जख्म को भरूं। जिस तरह हमारे कट लग जाए तो उसके ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो जाता है, खून रुक जाता है जब। तो बेसिकली जब ये वो केमिकल रिलीज होते हैं पौधे से या स्टेम से, तो वो पानी की जो जذब करने की सलाहियत है उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसको फिजियोलॉजिकल प्लगिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप शार्प्स, जो आपके जो कैंचियां हैं वो तेज हैं, तो इस तरह इससे ये प्रॉब्लम आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, रीकटिंग अंडर वाटर, तो पानी के नीचे भी इसको रीकट करके फिर भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, बैक्टीरियल प्लगिंग, कैंची गंदी थी, बाल्टी गंदी थी, या पानी गंदा था, तो वो नीचे जितने माइक्रोब्स होंगे वो नीचे से, रास्ता तो आपने खोल दिया, कट लगा हुआ है तो कट लगा तो जो घुस जाएंगे स्टेम में। ठीक है, तो उसको आप कंट्रोल करने के लिए हमेशा अपनी जो कैंचियां और बाल्टियां हैं उनको 10% ब्लीच सोल्यूशन से वॉश करें, ठीक है, सैनिटाइज करें, और हमेशा साफ सुथरी बाल्टियां यूज करें। और ये सामने देखें, ये अमेरिका में मैंने 2 ग्रोवर्स विजिट किए, तो उनकी ये जो फोटोज हैं कि उन्होंने अपने फार्म के बाहर, उनकी लेबर ने बाल्टियां, ये आम बाल्टियां, कोई नए महंगी बाल्टियां लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी ये रंग रोगन वाली पुरानी बाल्टियां, वहां पे तो अचार वगैरह भी बिकता था तो उसकी भी बाल्टियां, और इस तरह की जो सर्फ की कुछ बाल्टियां पड़ी हैं, या उनके जो पेट्स हैं उनकी फूड की बाल्टियां, तो ये सारी बाल्टियां वो इसी काम के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वहां से वो मिल जाती थी। और उसको इस्तेमाल के बाद जब आप वो शाम को फ्री होते थे तो उसको सोल्यूशन से वॉश करके, ब्लीच से, तो इसको उल्टा रख के खुश्क करके फिर इस तरह पायल अप करते थे। और इस तरह आप इसको फिर साफ सुथरी बाल्टियां जब यूज करें तो ये प्रॉब्लम भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, उसमें एथिलीन डैमेज है, वो अभी हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा इस पर नहीं बात करूंगा। फ्रूट्स वेजिटेबल्स को बचाएं, ये डिकेइंग सिगरेट वगैरह को बचाएं। ठीक है, हम कहते हैं नहीं होना चाहिए, हमारी मंडियों में लोग एक साथ सिगरेट पी रहे हैं, साथ ही गाड़ियों को धुआं, धूप में खड़े होके, तो सारा ये मार्केटिंग हो रही है, तो इस वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इससे एथिलीन जनरेशन होगी और फूलों की बाज लाइफ कम हो जाएगी। मैकेनिकल डैमेज, अगेन अगर आपका जो कैंची है वो शार्प नहीं है, कुंडी है, तो उससे जो है ना वो ब्रूजिंग हो जाएगी, और वहां से एथिलीन रिलीज होगी, और अल्टीमेटली उसमें से ऑर्गेनिजम्स एंटर हो जाएंगे और वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। हाँ, फिर उसमें पेस्ट एंड डिजीजेज, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें पेस्ट और डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो बार्ट्राइटस है। बार्ट्राइटस कैसे आती है? फ्री मास्टर से आती है, कि जब आप फ्री मास्टर उसमें होगा, पानी सुबह के टाइम हार्वेस्ट किया, जब बारिश हुई हुई है, या जब शबनम पड़ी हुई है, तो अल्टीमेटली उसके बाद आपने उसको पैक कर दिया, और पैक करके जिस तरह हमारे यहाँ पे डब्बू में पैक होता है बाटा वगैरह के, कोई सुराख नहीं है, कोई एयर मूवमेंट नहीं है, तो अल्टीमेटली हाई मॉइस्चर, पानी ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर अंदर बढ़ेगा, उससे वो बायोटाइटस आ जाएगी। और जब फ्लावर्स पहुंचेंगे आपके मंडियों में या आपके घर पहुंचेंगे कस्टमर के,
तो फिर ये कंडीशन हो रही होगी, होनी शुरू हो चुकी हो जाएगी, और विद इन 1 और 2 डेज वो सारा कवर कर देगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फ्री मॉइस्चर को रिड्यूस करें, जितना पानी नहीं होगा। फ्री मॉइस्चर का मतलब होता है पत्ते खुश्क हों, फूल खुश्क हों, ठीक है, तो उससे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स थी। एक प्रॉब्लम आती है बहुत से फूलों में जिसको कहते हैं ग्रेविट्रोपिज्म। ये होता है जो कश्य सिकल से अगेंस्ट, उसके खिलाफ या उसकी तरफ पौधों का मुड़ना या मूवमेंट। तो ये हमारे ग्लैडियोलस में, स्नैपड्रैगन में, लिजियंथस में, और भी बहुत सी क्रॉप्स हैं। इनमें अगर आप फूलों को नीचे जमीन पे लटा दें, हॉरिजॉन्टली रख दें, तो जो फूलों के टिप्स होती हैं वो ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, नेगेटिव ग्रेविटी होती है। तो ये उसकी क्वालिटी को डिटेरियोरेट कर देती हैं और मंडियों में इसका रेट कम मिलता है। तो इसलिए हमेशा ऐसे फूलों को वर्टिकल रखना चाहिए, नीचे जमीन पे लटा के नहीं रखना चाहिए। तो ये हार्वेस्टिंग से लेके मार्केटिंग तक आपने इसको ज़हन नशीन रखना। अच्छा, एक बात जो रिसेंटली अभी जो है ना आजकल ये चल आई है, वो फ्लावर प्रिजर्वेशन, ये पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग की टेक्निक्स वही हैं। अब एक क्वेरी भी आई थी मेरे पास, और फिर मैंने जब इसको देखा तो ये कभी रिसेंटली जो है ना, ये कट फ्लावर प्रिजर्वेशन पे है। बेसिकली एक न्यूयॉर्क में, अमेरिका में एक स्टार्टअप है, इंडियन मियाँ बीवी हैं, उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है। तो ये एटर्निटी रोजेज के नाम से। सो बेसिकली उनका दावा है कि हमारे फूल जो हैं, रोजेज जो हैं, ये 1 साल तक फ्रेश रहेंगे। तो 1 साल तक फ्रेश कैसे रह सकते हैं? जो हमारी पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग से हम तो कहते हैं कि 7 से 10 दिन तक फ्रेश रह लें तो बहुत है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली प्रिजर्वेशन है। ये पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग की एक अदर टाइप है, जिसमें हम वो फ्रेश तो नहीं होंगे, लेकिन दे मेंटेन देयर क्वालिटी। और वो इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। हम भी अभी अपनी लैब में इस पे काम कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि कौन सी वैक्सीज वगैरह या कौन सी मटेरियल्स हैं जिनसे हम कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये रिसर्च स्टेज पे है। लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि हम ये फ्यूचर में अब इस पे भी काम होने जा रहा है कि फ्लावर्स वही हैं एक्वाडोर में और कोलंबिया में प्रोड्यूस हुए, वहां से इंपोर्ट करके फिर उनको ट्रीट किया जाता है, जिससे वो, जिस तरह हम कहते हैं चीजों को हनूद कर लेना। तो ये उसी तरह के आप अपने डाइंग भी कर रहे हैं, फ्लावर डाइंग भी है, और उसमें वैल्यू एडिशन भी। आप देखें एक ही फ्लावर में कई रंग की पेटल्स हैं। तो ये रेनबो रोज है, ठीक है। तो इसमें भी हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो पॉजिटिव ब्रेक थ्रू आएगा। और ये भी एक जो है ना फ्लावर ग्रोअर्स के लिए, पर्टिकुलर फ्लावर लवर्स के लिए अच्छा होगा कि जो फ्रेश फ्लावर्स हैं, ओरिजिनल फ्लावर्स हैं, वो दे कैन स्टे लॉन्गर। बट ये जो अभी हमने आज बातें की हैं उसमें 1 साल वाली बात कोई नहीं है, ना महीने वाली बात है। इस पे आपको क्लियर होना चाहिए। ये टेक्निक्स थी जो हमें करनी चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा। पहले आपको बताऊंगा कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे कौन कौन सी टेक्निक्स और कैसे यूज हो रही हैं, ठीक है, और फिर पाकिस्तान में हम क्या कर रहे हैं। फिर हम बेटर विजुअलाइज कर सकते हैं कि दुनिया किधर जा रही है और हम किधर खड़े हैं। तो ये सबसे पहले अफ्रीका की यार, ये अफ्रीकन कंट्री, कीनिया और इथियोपिया और जिम्बाब्वे। ये 2005 से पहले इथियोपिया में कोई रोज नहीं था। इस तरह लेट 90s में जो है ना कीनिया में स्टार्ट हुआ। और इस वक्त ये दोनों कंट्रीज जो है ना, दोनों मुल्क जो हैं, ये यूरोपियन यूनियन को लीडिंग रोज एक्सपोर्टर हैं, ठीक है। और उनकी कंडीशंस और हम अपनी कंडीशन देखें तो स्वाय जो एनवायरमेंटल कंडीशंस के, बाकी तकरीबन चीज़ें सेम ही हैं जो कंडीशंस हैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि वहाँ पे ग्रोअर्स हैं तो वो भी एक तो लो टेक ग्रीन हाउस भी यूज कर रहे हैं, हाई टेक भी यूज कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लो टेक में भी कर रहे हैं। लेकिन उनका तरीका देख लें कि वो लोग, उनकी लेबर जो है बाल्टियों में रख के रेडियों के साथ अपना उसको शिफ्ट कर रही है अपने शेड वगैरह में, ठीक है। इसके अलावा ये हार्वेस्टिंग पूरा प्रोसीजर, और उसके बाद कोशिश उनकी ये है कि ये जल्द से जल्द शेड में चले जाएं। उसके लिए अगर आप राइट साइड पे नीचे वाली फोटो देखें तो आपको ये एक पुली सी नजर आ रही होगी। ये बेसिकली उन्होंने जो ग्रीन हाउस में काश्त कर रहे हैं उसमें उन्होंने पुलियां बना दी हैं कि जो ही ग्रोअर, जो हमारी लेबर है, वो फूलों का बंच एक हार्वेस्ट कर ले तो इसके अंदर रखती जाए। तो ये ऑटोमेटिकली सारा दिन वो पुली जो है ना वो चलती रहती है। जब चलती रहती है तो वो जो फूल हैं वो 15-20 मिनट तक वो कटाई के बाद ना अंदर शेड में पहुंच जाते हैं। बजाय इसके कि एक लेबर ग्रीन हाउस में गई है तो वो घंटा दो लेबर काटती रही है और 2 घंटे बाद लेके आए, तो वो 2 घंटे में वो प्रोसेस भी हो जाएंगे और उनकी क्वालिटी भी प्रिजर्व हो जाएगी। तो इसलिए ये चीजें अफ्रीका में फॉलो हो रही हैं, ठीक है।
ये उन्होंने बंचिंग मशीन्स वगैरह और वर्किंग टेबल्स बनाए हुए हैं। इवन ये अपने जो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस हैं वो बना के उसमें ऐड करके सारे फ्लावर्स उसी में रखे जा रहे हैं। ये सारी उनकी वर्किंग टेबल्स हैं, और जिसमें वो रोजेज को और डिफरेंट कट फ्लावर्स हैं उनको हैंडल कर रहे हैं। ये उनके पोस्ट हार्वेस्ट एरियाज हैं। आप देखें पहली फोटो में, अगर लेफ्ट साइड वाली पर देखें तो वो उन्होंने कैसा एक जो है ना बड़ा वो कुशनिंग टाइप एक जो है ना कपड़ा बनाया हुआ है, जिसके अंदर फ्लावर्स को वो लेबर हार्वेस्ट करके ला रही है, जिससे उनको ब्रूजिंग नहीं हो, उनके पेटल्स डैमेज नहीं हो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वो छोटे छोटे से टूल्स आप देखें नेक्स्ट फोटो में, कि जिससे पत्ते नीचे वाले रिमूव करने के लिए। हमारे यहाँ पे तो वो कांटे ही बहुत है ना आजकल, तो बहुत सी वैरायटीज जो अभी मैंने शुरू में बात की थी नई वैरायटीज होनी चाहिए। रोजेज पे बहुत सी वैरायटीज ऐसी हैं जिन पे कांटे हैं ही नहीं, या बहुत कम है, तो उन्हीं की डिमांड ज्यादा है। लेकिन हमारे पास तो इतने कांटे हैं कि वो लेबर भी तंग होती है, और उनको उतारते हुए उतारते तो है ही नहीं वैसे, लेकिन जो फ्लोरिस्ट उतारते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है। तो ये बड़े सिंपल से उन्होंने टूल बनाए हैं जिससे पत्ते भी नीचे वाले रिमूव कर सकते हैं। ताकि एक बात याद रखें, जब आपने प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रखना है तो नीचे वाले तीसरे हिस्से से पत्ते रिमूव कर देने हैं, नहीं होने चाहिए। अगर पत्ते होंगे तो वो पानी के अंदर या प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन के अंदर जाएंगे तो वहां पे ज्यादा इन्फेक्शन आएगी। तो ये बात मैं भूल गया था, ये आप जेन जेन नशीन रखनी है। तीसरी बात ये, उस तरह उन्होंने अपने वर्किंग टेबल्स बनाए हुए हैं जिसमें अपने फूलों को प्रोसेस करते हैं। उसके बाद आफ्टरनून में जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है, फिर वो सैनिटेशन करके सारी एक दफा उसकी सफाई कर देते हैं, उसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं। ये दुनिया में मार्केटिंग पैकिंग हो रही है, स्टोरेज करनी है तो इस तरह ये ट्रॉलीज हैं, इनमें रख के आप उनको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और कुशनिंग इफेक्ट्स भी सारा यूज कर रहे हैं। जरबरा की पैकिंग देखें आप, इस वक्त ये लेटेस्ट इस वक्त यूज हो रही है। ये तो हॉलैंड की है, ठीक है, ये वहाँ की नहीं है। उसके बाद स्लीविंग एंड पैकिंग, जस्ट यू कैन सी हाउ दीज पैकेजेस ऑफ रोजीज आर बीइंग सीन। ठीक है, कि कैसे आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हर एक के साथ टैग लगा हुआ है, हर बंच के साथ टैग लगा हुआ है, हर बंच को स्लीव किया हुआ है। ठीक है, हर बंच के नीचे वाले पत्ते उन्होंने रिमूव किए हुए हैं। क्वालिटी देखें, यूनिफॉर्म क्वालिटी है सबकी, यूनिफॉर्म स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, फिर उनके पास कलर असॉर्टमेंट है। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में जाना है तो हमें उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंप्लीट असॉर्टमेंट असॉर्टमेंट ऑफ कलर्स होनी चाहिए। सारी वैरायटीज जिनकी डिमांड है वो हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी बात हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कोडेक्स स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, जो उस मार्केट की डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट की उसके मुताबिक होनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि हमारी सप्लाई जो है वो तकरीबन ईयर राउंड होनी चाहिए। अगर हम ईयर राउंड सप्लाई नहीं दे सकते तो फिर हम इंटरनेशनल मार्केट में compete करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हाँ, ये ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग है। ये नीचे वाली मायामी एयरपोर्ट की फोटोज हैं। ठीक है, और ऊपर जो डिफरेंट हमारे जो, अगर आपने पानी में रख के उसको करना है तो वो सेंटर वाली है। अदरवाइज आपने ड्राई करना है तो उसको पैक करके पैलेट्स बना के, तो इस तरह आप उसको शिप भी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड वाली फोटोज जो हैं ये ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं, कि अगर आपने एयरपोर्ट से आगे या आपने वेयर हाउस से आगे या अपने फार्म से आपने पहुंचाने हैं रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, तो इस तरह आप अपने ट्रक्स की ब्रांडिंग करके अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं और उसको मार्केट भी कर सकते हैं। ये साउथ अमेरिका, एक्वाडोर और वहाँ पे जो है ना आपका दूसरा जो कोलंबिया है, वहाँ पे ये सारी फ्लावर हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग हो रही है। जस्ट यू कैन सी द वे द लेबर इज वर्किंग। ठीक है, फील्ड में गए हैं तो वहां पे बकेट्स रखी हुई हैं पानी में रखने के लिए, डेलिकेट फ्लावर्स के लिए, कैला लिलीज है। अगर उन्होंने फ्लावर्स हार्वेस्ट किए हैं तो उनको एज सुन एज पॉसिबल पुलिस के जरिए या अपनी ट्रॉलीज के जरिए उसको ग्रीन हाउस से शेड में शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि मिनिमम टाइम में उसको वो उसकी क्वालिटी को प्रिजर्व कर सकें। फिर ये यूरोपियन कंट्रीज का तो इस वक्त लीडर है एल्समियर मार्केट जो है, फ्लोरा हॉलैंड है। ठीक है, तो वहां पे ये सारी जो फ्लावर हैंडलिंग हो रही है, ये वहां पे हो रही है। ये यूएसए में थे लिलियम और ट्यूलिप के ग्रोवर्स। ठीक है, फिर ये साथ में हमने जिसमें अभी शुरू में मैंने आपको बात बताई थी, हमने जो वो प्रोजेक्ट किया मनी बाई बैक गारंटी वाला, तो ये उस स्टोर की फोटो है, ये रिटेलर का स्टोर था। तो हमने आप देखें कि इसमें हमने उसकी कोल्ड स्टोर भी चेक किए, हमने उसकी स्केचुअर भी चेक की, हमने ये वाजिज भी चेक की। ये जो पानी उसने रखे हुए ना फ्लावर्स ये सामने बकेट्स में, इसमें से हमने सैंपल लेके अपने ले आए, फिर हमने उसको टेस्ट किया
कि क्या इसमें जो उनको माइक्रोब्स हैं या नहीं है। ठीक है। तो इवन हमने उसकी जो कोल्ड स्टोर था उसके अंदर से गैस के सैंपल लिए, जिससे हमने चेक किया कि इसकी कोल्ड स्टोर में एथिलीन कितनी है। तो इसकी बेस पे हम फिर, जो प्रोफेसर था मेरा, हमने उनको सर्टिफिकेट दिए कि अगर किसी के फ्लावर्स 7 दिन से पहले मुरझाते हैं तो ये बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, भाई इससे खरीदें आप। फिर आप जाएं होलसेलर के पास, अगर होलसेलर का, जैसे मैंने आपको बताया, इशू आ गया था, तो वो रिस्पॉन्सिबल है, फिर वो मैंने बाई बैक देगा। आप सारी चेन तो नहीं दे सकती ना, तो इसलिए पूरी वैल्यू चेन जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ट्रेसिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेसिबिलिटी आज इस आजकल आपको पता है हर क्रॉप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, पर्टिकुलरली अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं। सो क्वालिटी इंस्पेक्शन, मार्केटिंग, दिस इज ऑल इन ग्लोबल मार्केट्स। ठीक है। और ये नीचे एक फ्लावर फार्मर थी जिसको मैंने नॉर्थ कैरोलिना में मैंने विजिट किया, तो ये अपने सारे फ्लावर्स खुद प्रोड्यूस करती हैं। एक नहीं है तो काफी थी, लेकिन ये अपने फार्मर मार्केट्स में मार्केट भी होती कर। तो दिस इज हाई टेक मार्केटिंग इन नेदरलैंड। अब ये देख रहे हैं आप, सारी ट्रॉलीज हैं, ये कैसे मैनेज हो रही हैं। ये मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये रोज पैकेजिंग है। जस्ट यू कैन सी कि एक पैकेज में कितने बंच रखने हैं, हर बंच को कैसे पैक किया होना है, उसकी स्लीविंग कैसे होनी है, और बंच में कितने नंबर ऑफ स्टेम्स होने हैं, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। और ये सारी जो है आगे लेबल पे आएगी। ये ग्लैडुलस के लिए है। ये ग्लैडियस कैलिफोर्निया में ग्रो हुए थे और मेरे पास नॉर्थ कैरोलिना में आए। तो मैंने जस्ट ये फोटो ली कि एक तो आप देखें, उन्होंने 25 का ही बंच बना के तो उसके ऊपर से रैप किया हुआ है। फिर इसके पहले ब्राउन पेपर से रैप किया है, फिर उनको वर्टिकल जो कोरुगेटेड बॉक्स है उसमें उन्होंने पैक किया हुआ। और ये लेबलिंग है कि इस पे सारी इंफॉर्मेशन है, इसमें है क्या, कहाँ से आ रहा है। और जब तक ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, किसी को क्या पता चलेगा किसका प्रोड्यूस है, किसका प्रोडक्ट है, कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, किन कंडीशन में हुआ है, और कैसे ये ट्रैवल करके आया है। तो लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये आपका बिजनेस भी बढ़ाती है। ये ट्रांसपोर्टेशन है। राइट साइड वाली ये नॉर्थ कैरोलिना की दोनों फोटोज हैं। ये एक लिली फार्म था, मियाँ बीवी थे वहां पे, वो लिलियम ग्रो कर रहे थे। और ये एक स्पेशलिटी कट फ्लावर, और नीचे लेडी थी, तो उसने अपना ही ट्रक रखा हुआ था, उसी में अपनी वो ग्रो करती थी और हैंडल करके पैकिंग करके फिर उसके बाद मार्केटिंग भी करती थी। और ये तो पाकिस्तान की है दोनों। आप देख लें कि पाकिस्तान में ये हमारा ये स्टाइल है। ठीक है। एंड दिस इज द एल्समीर फ्लोरा हॉल एंड मार्केट, बेसिकली क्लॉक ऑक्शन सेंटर। दिस इज द वर्ल्ड्स रिनोन ऑक्शन सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स। तो आप देखें दुनिया भर से लोग बैठ के, घर बैठ के तो ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। और इस तरीके से ये नेदरलैंड ने अपनी जो फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री है उसको प्रिजर्व किया हुआ है। नेदरलैंड का एरिया भी हमारा फैसलाबाद डिवीजन जितना ही एरिया है, लेकिन वो आप देखें अभी भी उसका 43% से ज्यादा उसका शेयर है। वैसे ये 58 था आज से 10 साल पहले। 10 साल में ये कीनिया, इथियोपिया, इक्वाडोर, कोलंबिया के आने से अब वो शेयर कम होके 43% के पास आ गया। तो अब ये देखें कि इन कंट्रीज ने उसको 15% के करीब एक डेकेड में डेंट डाल दिया। लेकिन जब वो उस तरफ गए हैं, उन्होंने चीजों को फॉलो किया है, तो फिर उन्होंने अपना शेयर हासिल किया। तो वी कैन ऑल्सो डू, बट वी आर फार बिहाइंड। फ्रैंकली स्पीकिंग, ट्रूथफुली, वी आर फार बिहाइंड। लेकिन हम अगर इन चीजों पे अमल करें तो वी कैन ऑल्सो एंटर इनटू द ग्लोबल मार्केट्स। ठीक है जी। अब थोड़ा सा पाकिस्तानी मार्केट्स कुछ लोगों ने शायद विजिट की हूँ, देखी हूँ। अगर नहीं देखी तो कुछ मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, एंड पे। अब ये जो हमारा ये देखें, अभी हमने पढ़ा कि दोपहर को फूल नहीं हार्वेस्ट करने, सारी लेबर दोपहर को हार्वेस्ट कर रही होती है। हमने पढ़ा जमीन पे नहीं रखना, सारे फूल देखने जमीन पे पड़े हैं। हमने पढ़ा जी कि उनको शेड में रखना है, सारे फूल धूप में पड़े हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने पढ़ा कि छोटे छोटे बंच होने चाहिए। तो हम चाइल्ड लेबर को यूज करते हुए अक्सरियत जो है वो ऐसे 50-50 के बंच बना के कोशिश करते हैं एक ही फेरे में 1000 फूल जो है ना फील्ड से शेड तक शिफ्ट कर दें। फिर ये रिहाइड्रेशन प्रोसेस है। अभी हमने एथलीन के बारे में पढ़ा, बॉट्राइटिस के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो फिर आप देख लें कि ये हमारी जो है ना कूलिंग प्रोसेस है और रिहाइड्रेशन प्रोसेस है। अगर हम इसके जरिए जाएंगे तो वी कैन नॉट गो इन एनीवेयर। फिर हम लोकल मंडी में ही वही जो हमारा प्रॉब्लम है कि हम जो रेट ले रहे हैं उसी से कर सकते हैं। और ये ऊपर उसको ठंडा कर रहे हैं, ये साफ राइट साइड पे जो ना। तो आप ये देखें कि मैं कह रहा हूँ कि
फ्री वाटर जो है इसके लिए जहर कातल है, और ये उसको फ्री वाटर दे ही जा रहे हैं। तो आप यू कैन इमेजिन, और उसके साथ फिर बर्फ भी लगाते हैं। और यू कैन इमेजिन कि जब ये प्रोड्यूस पहुंचती है तो वो फिर एक दिन के लिए इस्तेमाल के लिए होती है। इसीलिए हमारे ज्यादातर फ्लावर्स जो हैं विद इन वन डे इवेंट्स पे यूज होते हैं। अगर हम उनको ट्रू स्पिरिट में जो 1 वीक या 5 to 7 डेज हम उनको एंजॉय नहीं कर पाते, अनटिल एंड अनलेस कि हमारे पास टेम्परेचर ही सर्दियों में लो हो, जिसमें रेस्पिरेशन वैसे ही कम हो, तो फिर 2-4 दिन वो फ्रेश रह जाते हैं। अभी आप ये देखें, राइट लेफ्ट साइड पे रोजेस पड़े हैं, तो अभी हमने कहा जी कि यूनिफॉर्म ग्रेडिंग होनी चाहिए, बंचिंग होनी चाहिए। क्या इसमें कोई ऐसा स्टेम नजर आ रहा है जो यूनिफॉर्म क्वालिटी हो या यूनिफॉर्म स्टेम हो उसका? सिमिलरली हमने उनको ला के तो डर्टी या डर्टी लैंड पे रख देते हैं, ग्राउंड पे, ठीक है, या हम उसको फिर डर्टी वाटर में। अब ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये सारे जैसा वो पुराने जमाने में घोड़ों को पानी पिलाने वाली खुरलियां होती थी ना, ये उस तरह के बने हुए हैं, और इसमें ला के ये सारे डंप कर दिए जाते हैं। और टू माय सरप्राइज मैं जब विजिट किया, पुरानी बात है, तो ये उसको फ्लावर हेड को भी उसमें डिप कर देते हैं, कहते हैं ये इसको ठंडा कर रहे हैं। लेकिन ये माल प्रैक्टिस है, इससे नुकसान होता है, इसका कोई फायदा नहीं। ये ग्रेडिंग बंचिंग देख लें आप, दुनिया में अभी हमने देखे हैं कैसे कर रहे हैं, हम लोग कैसे कर रहे हैं। रंग बिरंगे फूल जो आ गया हमने इकट्ठा उसको मिक्स कर दिया, तो इसके हमें कैसे पैसे मिलेंगे? ये तो लोकल मंडी में पैसे नहीं मिलेंगे, तो फॉरेन तो या ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट्स तो बड़ी दूर की बात है। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। फिर हम जितनी देर तक इसको शेड में नहीं रखेंगे, साफ जगह पे नहीं रखेंगे, तो अल्टीमेटली वी आर एडिंग इन किलिंग टू दीज फ्लावर्स। सिमिलरली ये दूसरे फ्लावर्स हैं, अब ओवर फ्लावर्स हो चुके हैं, फ्लावर्स ओवर हो चुके हैं, तो वो नीचे वाले फूल हम कोशिश करते हैं तोड़ दें, तोड़ के फिर हमने हमने वो नागे पूरे करने हैं कि 50 या 100 स्टेम पूरे हो जाएं। ठीक है, हमारा ये नहीं है कि हमने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में देना है जिससे लोग दोबारा हमें जो है ना, ये सारी वही इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मंडी की फोटोज है। तो आप ये देखें, वहां पे मंडी है, आप देखें कैसे मार्केटिंग हो रही है और हम कैसे इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। ये पैकेजिंग, आपने रोज की पैकेजिंग देखी 12 वाली भी, जो आए थे मेरे पास इक्वाडोर से, और ये आप देख लें, ये पतोगी से आ रहे हैं। तो अभी ये जो मैंने आपको बताया कि यूनिलीवर के और वाटा के स्पेंट बॉक्सेस हैं। फिर सबसे बड़ी बात सैनिटेशन देखें, कि हम इसमें वीड्स डालते हैं, वीड्स पे पहले ही मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं। तो अल्टीमेटली वी आर प्रोवाइडिंग देम फूड इन द फॉर्म ऑफ रोजेस, सो अनफॉर्चुनेटली, सो ओवर पैकिंग। अब आप राइट वाली फोटो देखें, तो वो बंदा जितने उसमें आ सकते हैं ना, उसके ऊपर पाँव रख के अब उसको दबा रहे हैं। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब सांस लेने के लिए भी कोई जगह नहीं है, फूल तो रेस्पायर कर रहे होंगे ना ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी, जब टेम्परेचर भी 30+ होगा, तो आपने घुसा के भी ऐसे डाले हैं, तो अल्टीमेटली फिर मंजिल पे जो पहुंचते हैं वो ब्लू डी फ्लावर्स होते हैं, वो कुछ भी नहीं होता उनमें। बड़ी मुश्किल से ही आप उनमें एक एक दो दिन निकाल सकते, एक ही दिन निकलता है ज्यादातर। ये ग्लैडियोलस के आप देख लें, पराली और वीड्स और सारा कुछ बीच में ही फिलिप्स के जो डब्बे हैं वो यूज हो रहे हैं। तो इसमें बड़ा पोटेंशियल है, सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट हम करें तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। और ये कोई इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारा आर्ट है। सिर्फ ट्रेनिंग की जरूरत है और विल की जरूरत है, और अगर हम इसको सही करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारा माइंड सेट नहीं बन रहा कि नहीं, अगर हम इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे तो वी विल गेट मोर रिटर्न। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, अगर तो behzad है, तो अगर ज्वाइन की हो उसने, तो उनसे हम उसकी भी फीडबैक एंड पे लेंगे, तो दे आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ दैट। सो दिस इज द वे वी आर मार्केटिंग। वहां पे हम 12-12 की बात कर रहे हैं, यहाँ 1200 से भी ज्यादा है। सो ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, देख लें कि ऐसी ट्रांसपोर्टेशन से तो पता नहीं क्या बचता है। मैं तो, बल्कि मेरे साथ एक दो दफा हम फार्मर्स भी थे, तो वी आर स्पीचलेस। सो दिस इज ऑल द वे, एवरीथिंग जो भी आपको जो रिसोर्स अवेलेबल है उसी को यूज किया जाए, नो डाउट इसको करें, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से, एटलीस्ट पंच छोटे होने चाहिए, एटलीस्ट हम उनको पानी में तो रख सकते हैं, फिर हम उसकी ग्रेडिंग तो कर सकते हैं। कि आप इसमें देखें कि सारे यूनिफॉर्म क्वालिटी नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात उसमें थोड़ी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब आप जो कर रहे हैं उसको करें, लेकिन जो हम बताना चाह रहे हैं
थोड़ा सा उसको करके देखें, अगर आपको फायदा हो तो आपका ही फायदा होना है, तो अगर आपको फायदा हो तो आप उसको अडॉप्ट कर लें, अगर नहीं है तो फिर ठीक है, अगर आप समझते हैं कि ये मुनासिब है तो इसी को यूज कर लें। ठीक है। सो ये सारी उसी की डिफरेंट स्नैप्स हैं। सो दिस इज आवर मंडी। ठीक है, सगिया मंडी। ठीक है, तो दिस इज द वे वी आर ऑक्शनिंग एंड मार्केटिंग आवर फ्लावर्स। चलें, काफी हो गया, मैंने कहा अब ज्यादा आपका जो है ना मूड अपसेट ना हो ऐसी चीजें देख के, तो उस पे आते हैं। आप थोड़ी सी एंड पे, मैं दो चार चीजें रह गई हैं बस, काफी टाइम मेरा है। खाबर साहब ज्यादा टाइम तो मेरा लगता है ज्यादा टाइम हो गया है। नहीं 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 सर, बस करूं? एक्चुअली दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग। और मेरा नहीं ख्याल कि आप देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतनी लंबी स्पीच के बाद भी हमारे 100+ पार्टिसिपेंट्स अभी भी हैं। दैट मीन्स कि लोग इंटरेस्ट ले रहे सर हैं। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, यस। आप कंटिन्यू थोड़ा सा रखें, वी रियली चलें, गेटिंग। चलें, बस एंड होने वाला है, थोड़ा सा रह गया। थैंक यू। मैं ना असल में मैंने कहा चलें, आप मौका मिला है तो कुछ चीजें मैं शेयर कर दूं। तो बेसिकली दिस इज वैल्यू एडिशन, कि अब ये वही रोजीज हैं जो, इनको रेनबो रोजेज कहते हैं, जो आपके लेफ्ट साइड में हैं। तो जब हमने रंग ही डालने हैं तो हम रंग डाल के रेनबो रोजेज क्यों नहीं बना सकते? ठीक है ना। तो इस तरह हम अपने जो ना जस्ट दूसरा, हम स्लीविंग से, कलरफुल स्लीविंग से हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सिर्फ वैल्यू एडिशन जैम जाली बनाने का नाम नहीं है। हमारा ये बड़ा होनहार दोस्त रईस भी प्रेजेंट है, तो ये वैल्यू वैल्यू एडिशन पे काफी काम कर रहा है। तो ये भी वैल्यू एडिशन है हमारे फ्लोरिकल्चर में, कि हम जिस स्टेप से उसकी प्राइस या उसकी प्राइस मार्केट में प्राइस में आएंगे, दैट इज अ वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो इसमें यह भी कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने की जरूरत है कि सिर्फ हम पत्तियां, अगर मैं बताऊंगा आपको, भी यार पे दो मैंने स्लाइडें वो भी रखी हैं, कि पत्तियों से गुलकंद वगैरह बनाने से या अर्ग बनाने से वैल्यूडेशन तो होती है, लेकिन हम कट फ्लावर्स में भी वैल्यूडेशन कर सकते हैं। अच्छी वैरायटी बना प्रोड्यूस करके, अच्छी क्वालिटी के फ्लावर प्रोड्यूस करके, उनको प्रॉपरली पोस्ट हार्वेस्ट हैंडल करके, ईच एंड एवरी स्टेप पे हम उसकी वैल्यू जो है ना उसमें ऐड करते हैं। तो ये सारा हमारी लैब का, अभी करंटली भी हमारी मेरी लैब जो है इन्हीं फ्लावर से फिल है। एक्सपेरिमेंट्स जा रही हैं, ये सारे हमारे ना नए फ्लावर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं यहाँ पे, और उनको हम एज उनकी पूरी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइज की है, ताकि हम लोगों को बता सकें कि किस स्टेज पे हार्वेस्ट करने हैं, कैसे हैंडल करने हैं, कैसे स्टोर करने हैं, कैसे पैक करने हैं, और कैसे हम इनको मार्केट कर सकते हैं। ये था जी कट फ्लावर्स के बारे में। एंड पे मैं दो चार बातें सिर्फ ना मुख्तसर सी आपको, लूज फ्लावर्स, क्योंकि फ्लावर्स की बात थी तो मैंने कहा चले फ्लावर्स पेटल्स के बारे में बात होनी चाहिए कि उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। ठीक है। एक तो ये है जी कि फ्लावर्स में अभी रोजेस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। वैसे ये हमारे पास दूसरा क्राइसैंथेमम या गुलडाक वगैरह भी, ये भी आजकल काफी पॉपुलर है, मैरीगोल्ड भी है, लेकिन रोजेस सबसे ज्यादा है क्योंकि ये एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, पेटल्स वगैरह जो। ठीक है, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, एक तो हम रोजा ग्रुसन टैबलेट्स जो है, जिसको सुरखा गुलाब कहते हैं, उसी पे हम फोकस ज्यादा है, हमारा ज्यादा एरिया वही काश शुदा है। हमें हमारे पास यूनिवर्सिटी में हमने नई एक जो स्ट्रेन डेवलप की, रोजा सेंटिफोलिया की। ये पिंक रोज है, पिंक वाला फ्लावर है। इसकी यील्ड ज्यादा है, ये हाई टेम्परेचर पे अच्छी फूल देता है, और इसकी वैल्यू एडिशन के लिए ये रोज जो है ये सुर्खे से बेहतर है, क्योंकि इसमें से अरक भी बनता है, अतर भी बनता है, और इसमें गुलकंद भी बनती है, ड्राइड बड्स भी हम बना सकते हैं, ड्राइड पेटल्स भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना इसमें से हो सकती हैं। तो इस पे आप लोग आए, जो आप कर रहे हैं उसके साथ इसको भी काश्त करना शुरू करें, इससे आप ज्यादा फायदा हासिल करेंगे। दूसरी बात इसमें जो आती है, वो हमारे जो काश्तकार है, अभी मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ, कि वो पत्तियां वगैरह सड़कों पर रख के, कच्चे जगहों पर रख के, या फैक्ट्रियों की छतों पर रख के उसको खुश्क करते हैं। तो उसके लिए अगर आपने खुश्क भी करना हो, तो पहली तो बात यह है कि अगर ज्यादा बल्क में, तो ये जिस तरह आप देख रहे हैं, हमने ये छानने से बनाए थे, ये जाली के, तो इसके अंदर रख के खुश्क करें, ताकि नीचे से जब हवा गुजरती है तो उस पर फंगस वगैरह नहीं आती। तो बेटर क्वालिटी जो है ना, आप उसको ड्राई कर सकते हैं। लेकिन ड्राई के लिए हमने अब डिहाइड्रेटर भी यूज कर रहे हैं, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे देखें कि जो है ना, ये जो मंडियों में बेच रहे हैं ना, एक तो वो ये जो होते हैं ना प्लास्टिक के बैग्स, उसको यूज करके पलियां वगैरह उस पे लाके करते हैं। दूसरा, इसमें बर्फ ऐड करते हैं। तो वो जब आप कभी देखें, मैंने तो देखा है शायद, मेरा तो अब चूंकि इन चीजों पर नजर पड़ जाती है, तो आप लोग भी कभी ऑब्जर्व करें, तो जिस चिंग पे ये फ्लावर्स जा रहे होंगे, पत्तियां, उसके पीछे से गुलाब का अर्क भी निकल रहा होता है। तो वो ऐसी कंडीशन इन हालात की वजह से होती है। जबकि ये नीचे जो फोटो है ये बल्गारिया की है। तो मैंने सिर्फ ये इसलिए लगाई है कि जस्ट टू शो यू कि जस्ट ये गनी बैग, जो सिंपल जो गनी बैग है, लाइट का, लाइट वाला,
या मलमल का जो कपड़े हैं या उस तरह के बोरे बना के अगर आप करें तो उससे इसकी क्वालिटी बेहतर तरीके से प्रिजर्व की जा सकती है। तो एक तो मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहता था, ये लोग छतों पर रख के इस तरह करते हैं, लेकिन धूप में रखने से इसमें जितने को वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं वो सारे तो उड़ जाते हैं। तो इसलिए इससे बेहतर जो टेक्नोलॉजी है वो कंट्रोल कंडीशन में है, वो डिहाइड्रेटर से है, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में आती है। अच्छा, एक और बात जो है, पत्तियों के अलावा डोडियों की बड़ी डिमांड है। जो ड्राइड बर्ड्स हैं ना, ये चाइना में आजकल इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। यूरोप में तो पार्ट प्योरी में पहले यूज होती हैं, लेकिन चाइना में भी इसकी डिमांड है। तो अभी ये कुछ धूप में रख के नीचे की हुई हैं, आप उनको भी देखें। और वो ऊपर जो बैग में पड़ी हैं ये हमने अभी डिहाइड्रेटर अपना यूज करके उसमें ड्राई की हैं, तो यू कैन सी द डिफरेंस इन द क्वालिटी। ठीक है, तो इनको भी आप आजकल चूंकि प्रोडक्शन ज्यादा आ रही है मार्च में, तो इस तरह आप उसको यूज करके आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं इसमें। हाँ, फ्लावर वैल्यू एडिशन के लिए ये डिहाइड्रेटर है। डिहाइड्रेटर के जरिए हम ड्राई कर रहे हैं। ये ऊपर हमारी वैरायटी क्या है, फिर हमने अतर भी बनाते हैं, अरक भी बनाते हैं। अरक पे ज्यादा फोकस है। अरक जो है वो छोटे फार्मर्स के लिए बेस्ट है। अतर पे सिर्फ उस बंदे को जाना चाहिए जिसका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, या जिसके पास बहुत ज्यादा एरिया पे गुलाब है, जिसके पास रॉ मटेरियल है। छोटे फार्मर्स के लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं है। इसलिए बहुत से दोस्त मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमने अतर पे जाना है। तो मैं कहता हूँ पहले अरक पे जाओ, ड्राइड पेटल्स पे जाओ, ड्राइड बड पे जाओ। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब आपके पास इतना रॉ मटेरियल हो जाएगा, देन वी विल गो टू द रोज ऑयल। उस पर कीमत सुन के, पैसे सुन के तो खुशी होती है, लेकिन उसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट है या जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमें फुलफिल करने की जरूरत है। हमारे पास ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन प्लांट भी है, जिससे हम अतर निकालना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो लेकिन चूंकि रोजेज में बड़ा कम 0.02% ऑयल होता है, तो इसलिए इसमें ये मैं फिर कहूंगा कि ये सिर्फ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है। छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट या छोटे फार्मर्स के लिए ऑयल वाला जो काम है दैट इज नॉट सो मच प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम क्या कर रहे हैं अभी, चूंकि पोस्ट हार्वेस्ट पे काम था, तो ये मेरे यूएस प्रोफेसर के साथ एक बुक पब्लिश हुई है अमेरिका में ही। तो ये बड़ी कंप्रीहेंसिव बुक है, जिसमें सारे फ्लावर्स की, सारे कट फोलिजेस की हमने 400 to 500 क्रॉप्स की हमने पूरी टेक्नोलॉजी दी है। और वो टेक्नोलॉजी है जो ग्रोअर्स के लिए, ये कमर्शियल गाइड है, होलसेलर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, ग्रोअर्स के लिए। तो ये हमारे पास बड़ा अच्छा रिसोर्स है। ठीक है, इसके अलावा मैंने अपनी जो जितने हमारे मेजर फ्लावर्स हैं, और इवन पोस्ट हार्वेस्ट का भी एक है, तो ये हमने अपने ब्रोशर्स बनाए हुए हैं। ये ब्रोशर्स हमारी लैब से अवेलेबल हैं। ये पूरे टेक्नोलॉजी पैकेज हैं, प्रोडक्शन पे भी, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग पे भी। तो ये सारा डिटेल्ड हमने जो ना ये इसको डॉक्यूमेंट किया अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे।